तो आज हम गोता लगा रहे हैं फ्लूइड किनेमैटिक्स की दुनिया में, मतलब द्रव शुद्ध गतिकी। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं द्रव यांत्रिकी पर। हाँ। और मकसद है ये समझना कि द्रव बहता कैसे है, उसकी खासियतें क्या हैं। पर वो क्यों बह रहा है, कौन से बल लग रहे हैं, उस पर आज बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, सिर्फ गति बल नहीं। और द्रव या फ्लूइड की बात करें तो मतलब वो चीजें जो बह सकती हैं सामान्य तापमान पर। जैसे पानी। हाँ, पानी, तेल, हवा भी। इनकी खासियत है कि इनका अपना आकार नहीं होता। जिस बर्तन में डालो वैसा रूप ले लेते हैं। पानी जैसे तरल का आयतन तो फिक्स होता है पर आकार नहीं। और हाँ, इन्हें लगभग असंपीड्य मानते हैं, मतलब इनका घनत्व बदलना मुश्किल है। अच्छा, तो ये जो बहते द्रव हैं, इन्हें स्टडी कैसे करते हैं? सोर्सेज में दो तरीके बताए हैं, लैग्रैंजियन और यूलेरियन। कुछ ऐसा था? हाँ बिल्कुल। लैग्रैंजियन विधि में हम जैसे मानो एक छोटे से द्रव कण को पकड़ लेते हैं और बस उसी के पीछे पीछे चलते हैं। देखते हैं वो कहाँ कहाँ गया, उसका पूरा रास्ता क्या था। ओ, ये तो बड़ा डिटेल्ड तरीका लगता है। तो डिटेल्ड, बहुत सटीक जानकारी मिलती है। पर सोचो, हर कण के पीछे जाना कितना टाइम और कितनी कंप्यूटिंग पावर लगेगी। बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो है। तो फिर दूसरा तरीका, यूलेरियन। हाँ, यूलेरियन ज्यादा आम है। इसमें हम प्रवाह क्षेत्र में एक जगह चुन लेते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट या छोटा सा कंट्रोल वॉल्यूम, और बस वहीं खड़े होकर देखते हैं उस जगह से गुजरने वाले कणों का वेग, दबाव, घनत्व वगैरह टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। अच्छा, मतलब अगर मुझे किसी एक प्रदूषक कण का पता लगाना हो कि वो कहाँ जाएगा, तब तो लैग्रेंजियन ही काम आएगा, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। उस खास काम के लिए लैग्रेंजियन बेहतर है। भले ही मेहनत ज्यादा लगे, पर ज्यादातर इंजीनियरिंग समस्याओं के लिए यूलेरियन से काम चल जाता है और वो आसान भी पड़ता है। समझ गए। अब जब द्रव बहता है तो उसका वेग बदल सकता है, मतलब त्वरण होगा। इसके भी प्रकार बताए हैं सोर्सेज ने। हाँ, दो मुख्य तरह के त्वरण। एक है स्थानीय या टेम्पोरल त्वरण। ये तब होता है जब आप एक ही जगह पर खड़े हैं और वहीं पर समय के साथ वेग बदल रहा है। जैसे नल खोलते या बंद करते समय। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और दूसरा है संवहनी या कन्वेक्टिव त्वरण। ये तब होता है जब कण एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अलग अलग जगह पर वेग अलग अलग है, मतलब जगह बदलने से वेग बदला। तो कुल त्वरण इन दोनों को मिलाकर होगा। हाँ, कुल त्वरण इन दोनों का जोड़ होता है और अलग अलग तरह के प्रवाह में ये हो भी सकते हैं और नहीं भी। अच्छा, तो अब प्रवाह के प्रकारों पर आते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? कई तरह से बांट सकते हैं। जैसे एक है स्थिर स्टेडी और अस्थिर अनस्टेडी प्रवाह। स्थिर मतलब किसी भी पॉइंट पर वक्त के साथ कुछ नहीं बदल रहा, वेग, दबाव सब वैसा का वैसा। सोचो, एक नदी बिल्कुल शांत, एक ही रफ्तार से बह रही है। और अस्थिर मतलब? अस्थिर में समय के साथ चीजें बदलती हैं। जैसे बाढ़ आती है नदी में तो पानी का लेवल, वेग सब बदलता रहता है। ठीक है। और फिर समान और असमान भी था। हाँ, समान प्रवाह मतलब किसी एक क्षण में हर जगह वेग एक जैसा। पाइप में अगर पानी हर जगह एक ही स्पीड से बह रहा है तो वो समान प्रवाह हुआ। असमान मतलब अलग अलग जगह पर वेग अलग अलग। जैसे पाइप अगर आगे जाकर पतला हो जाए तो पानी तेज हो जाएगा, तो वो असमान हुआ। और वो जो सबसे ज्यादा सुनते हैं, स्तरीय और विक्षुब्ध। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्तरीय या लैमिनार फ्लो मतलब द्रव की परतें एक दूसरे पर आराम से फिसल रही हैं, बिल्कुल सलीके से, जैसे शहद का धीमा बहाव। इसे धारा रेखीय प्रवाह भी कहते हैं। और विक्षुब्ध? विक्षुब्ध या टर्बुलेंट मतलब हंगामा। कण इधर उधर भाग रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, भंवर बन रहे हैं, जैसे तेज बहती नदी या सिगरेट का धुआं। सोर्सेज में से कभी कभी अस्यान प्रवाह भी कहा गया है, पर मेन पहचान है कणों की ये अनियमित केओटिक गति। अच्छा, और वो संपीड्य और असंपीड्य? हाँ, असंपीड्य मतलब घनत्व स्थिर रहता है, जैसे ज्यादातर तरल पदार्थों के प्रवाह में होता है। संपीड्य में घनत्व बदल सकता है, जैसे हवा जब बहुत तेज चलती है सुपरसोनिक स्पीड पर। एक और था घूर्णी और अघूर्णी, ये क्या है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। सोचो, पानी में एक बहुत छोटा सा तिनका बह रहा है। अगर वो बहते बहते अपनी धुरी पर घूम भी रहा है तो प्रवाह घूर्णी है, और अगर वो बिना घूमे सीधा जा रहा है तो वो अघूर्णी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से फॉर्मूले, जैसे बर्नौली का मशहूर समीकरण, सिर्फ अघूर्णी प्रवाह के लिए ही सही से काम करते हैं। अगर प्रवाह घूर्णी है, खासकर किसी सतह के पास, तो वो समीकरण लगाने से गड़बड़ हो सकती है। अच्छा,
अब प्रवाह को दिखाने के लिए कुछ खास लाइनों का भी जिक्र था, पथ रेखा, स्रोत रेखा। हाँ, 3 तरह की रेखाएं हैं। पथ रेखा, पाथ लाइन, तो सीधी सी बात है एक कण का असली रास्ता, वो जहां जहां गया उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दो। ठीक है। स्रोत रेखा थोड़ी अलग है। सोचो एक चिमनी से धुआं निकल रहा है, किसी एक पल में धुएं के जितने भी कण हवा में हैं उन सबको जोड़ने वाली रेखा स्रोत रेखा है। मतलब वो सारे कण जो कभी ना कभी चिमनी के मुंह से निकले थे। और धारा रेखा? स्ट्रीम लाइन। धारा रेखा एक काल्पनिक लाइन है। इसकी खासियत यह है कि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचो तो वो उस पॉइंट पर वेग की दिशा बताएगी। और सबसे जरूरी बात, 2 धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर काटेंगी तो मतलब एक ही पॉइंट पर वेग की 2 दिशाएं हो गई, जो मुमकिन नहीं। समझ गई। अब थोड़े गणितीय फंक्शंस पर आते हैं। वेग विभव फलन फाई और धारा फलन साई, ये थोड़े मुश्किल लग रहे थे। हाँ, ये थोड़े एडवांस टूल्स हैं। वेग विभव फलन यानी फाई सिर्फ अघूर्णी प्रवाह के लिए होता है, इससे वेग पता कर सकते हैं। और धारा फलन यानी साई ज्यादातर तरह के 2D प्रवाहों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये बताता है कि किन्हीं 2 धारा रेखाओं के बीच कितना द्रव बह रहा है। और इनका लाप्लास समीकरण से क्या लेना देना है? अगर ये फलन लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रवाह पक्का अघूर्णी है। और हाँ, जहां फाई स्थिर रहता है उसे समविभव रेखा या इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। ये रेखाएं और धारा रेखाएं स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इनसे मिलकर एक जाल जैसा बनता है जिसे प्रवाह जाल या फ्लो नेट कहते हैं। काफी दिलचस्प है। और आखिर में एक सातत्य समीकरण भी था। हाँ, ये तो समझो द्रव यांत्रिकी का एक बेसिक नियम है। ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जितना द्रव पाइप में एक तरफ से घुसा उतना ही दूसरी तरफ से निकलेगा, बशर्ते बीच में कोई लीकेज ना हो या द्रव जमा ना हो रहा हो। सिंपल है। और स्थिर असंपीड्य प्रवाह के लिए ये बहुत सरल हो जाता है। A1 V1 = A2 V2। मतलब एक जगह का क्षेत्रफल गुणा वहां का औसत वेग दूसरी जगह के क्षेत्रफल गुणा वहां के औसत वेग के बराबर होगा। तो संक्षेप में कहें तो हमने द्रव प्रवाह को वर्गीकृत करने के कई तरीके देखे। स्थिर, अस्थिर, समान, असमान, स्तरीय, विक्षुब्ध वगैरह। विश्लेषण के लिए लैग्रैंजियन और यूलेरियन विधियां हैं, प्रवाह को देखने के लिए प्रवाह रेखाएं हैं, और गणितीय विश्लेषण के लिए विभव और धारा फलन जैसे उपकरण हैं। और सातत्य समीकरण द्रव्यमान संरक्षण को पक्का करता है। बिल्कुल सही सारांश है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं जो सोर्सेज में भी आई है। हमने कहा कि सतह से दूर प्रवाह अक्सर अघूर्णी होता है, पर सतह के बिल्कुल पास, जिसे बाउंड्री लेयर कहते हैं, वहां प्रवाह घूर्णी हो जाता है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि सतह के पास द्रव की चिपचिपाहट यानी विस्कोसिटी, जिसका हमने आज ज्यादा जिक्र नहीं किया, वो प्रवाह के नेचर को इतना मौलिक रूप से कैसे बदल देती है। ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, द्रव गतिकी यानी फ्लूइड डायनेमिक्स। जी हाँ। हमारे पास कुछ तकनीकी स्रोत है और आज हम इन्हीं के आधार पर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि तरल पदार्थ बहते कैसे हैं, उनके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, कौन से समीकरण काम करते हैं और उनका असल दुनिया में इस्तेमाल कैसे होता है। बिल्कुल। और इसमें हम खास तौर पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरणों पर ध्यान देंगे, आयलर और बर्नौली। हाँ, आयलर और बर्नौली। ये कैसे बनते हैं, मतलब इन्हें इस्तेमाल करने की शर्तें क्या हैं, और इनका ऊर्जा और संवेग संरक्षण के जो मूल सिद्धांत है उनसे क्या लेना देना है। बढ़िया। तो फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये द्रवगति की आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात का अध्ययन है कि तरल पदार्थों पर, मतलब बहने वाली चीजों पर जब बल लगता है तो वो कैसे चलते हैं, कैसे बहते हैं। अच्छा। और इसका जो आधार है वो न्यूटन का दूसरा नियम ही है, F = ma। F = ma। अब देखिए, किसी बहते तरल पर कई तरह के बल हो सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण Fg, फिर दबाव का बल Fp, हाँ। तरल का अंदरूनी घर्षण मतलब श्यानता Fv। अच्छा। अगर प्रवाह बहुत उथल पुथल वाला है, टर्ब्यूलेंट, तो उसका बल Ft। अच्छा, इतने सारे बल। जी। और भी हैं, जैसे संपीड्यता यानी दबने का बल Fc, पृष्ठ तनाव Fs। अब हम इनमें से कौन से बलों को
अहम जरूरी मानते हैं और किन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, उसी से अलग अलग समीकरण बनते हैं। जैसे कि आयलर समीकरण। बिल्कुल। आयलर समीकरण में हम मानते हैं कि सिर्फ दो बल मुख्य हैं, गुरुत्वाकर्षण और दाब। मतलब Fg प्लस Fp इक्वल्स ma है। ठीक है, तो इसकी क्या खासियत है इस आयलर समीकरण की? आयलर समीकरण जो है dp/dp प्लस vdv प्लस gdz इक्वल्स 0, ये असल में संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण। हाँ, ये बताता है कि बल लगाने से तरल के संवेग में, मोमेंटम में कैसे बदलाव आता है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? हमें मानना पड़ता है कि तरल आदर्श है। आदर्श मतलब? आदर्श मतलब उसमें कोई श्यानता नहीं है, कोई चिपचिपापन नहीं है, नॉन विस्कस। और प्रवाह जो है वो सतत है, कंटिन्यूअस, स्थिर है, स्टेडी, और एक सीधी रेखा में बह रहा है, जिसे हम धारा रेखा या स्ट्रीमलाइन कहते हैं। अच्छा, तो ये सब मान्यताएं हैं ऑयलर समीकरण के लिए। जी। और फिर आता है बर्नौली समीकरण, क्या वो इसी से निकलता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जब हम इसी आयलर समीकरण को एक धारा रेखा के साथ साथ गणितीय रूप से इंटीग्रेट करते हैं, हाँ। तो हमें बर्नौली समीकरण मिल जाता है, P rho g प्लस v² 2g प्लस z इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये एक तरह से संवेग की बात को ऊर्जा की बात में बदल देता है। अच्छा, तो बर्नौली समीकरण ऊर्जा से जुड़ा है? बिल्कुल। ये ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। ये कहता है कि अगर तरल आदर्श है, मतलब न चिपचिपा है न दबने वाला, यानी असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल, और वो एक धारा रेखा में बह रहा है, हाँ, तो उस धारा रेखा पर किसी भी बिंदु पर तीन तरह की ऊर्जा, दाब ऊर्जा, प्रेशर हेड, गतिज ऊर्जा, वेलोसिटी हेड, और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल हेड, इन तीनों का जोड़ हमेशा एक जैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। P rho g प्लस v² 2g प्लस z इक्वल्स कांस्टेंट। समझ गया। तो इसकी मुख्य मान्यताएं क्या क्या हुई, फिर से एक बार? पहली, तरल आदर्श हो, मतलब श्यानता शून्य। दूसरी, प्रवाह स्थिर हो, सतत हो और असंपीड्य हो, मतलब उसका घनत्व न बदले। ठीक है। तीसरी, प्रवाह अघूर्णीय हो, इरोटेशनल, मतलब तरल के कण बहते हुए अपनी जगह पर गोल गोल न घूम रहे हों। और चौथी, ये समीकरण एक ही धारा रेखा के साथ लागू होता है। ठीक है, ये तो हुई सिद्धांत की बातें। इनका असल जिंदगी में क्या काम है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये? इनका सबसे बड़ा इस्तेमाल है तरल के बहाव की दर यानी फ्लो रेट मापने वाले उपकरणों में। जैसे वेंचुरीमीटर है, ये काफी सटीक माना जाता है। इसका विसर्जन गुणांक CD करीब 0.95 से 0.98 होता है। काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है कि ऊर्जा का नुकसान, हेड लॉस, कम होता है। इसमें पाइप धीरे धीरे पतला होता है, जिसे थ्रोट कहते हैं, और फिर धीरे धीरे चौड़ा होता है। ये बर्नौली के सिद्धांत पर ही काम करता है। जहाँ पतला हुआ वहाँ गति बढ़ी, दाब घटा। बिल्कुल, और उस दाब के अंतर से हम फ्लो रेट निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा महंगा होता है। अच्छा, और कोई उपकरण? एक है ऑरिफिस मीटर। ये सस्ता है, लेकिन इसमें सटीकता कम होती है। CD करीब 0.61 से 0.65 ही होता है। और इसमें हेड लॉस भी ज्यादा होता है। इसमें बस पाइप में एक प्लेट लगाकर उसमें एक छेद, ऑरिफिस, बना देते हैं। ठीक है, सस्ता है पर उतना सटीक नहीं। जी। और एक और महत्वपूर्ण उपकरण है पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब, वो क्या करता है? वो किसी एक खास बिंदु पर तरल का वेग मापता है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट। अच्छा, वेग मापता है। हाँ, ये ठहराव दाब या स्टैग्नेशन प्रेशर के सिद्धांत पर काम करता है। ट्यूब का मुंह बहाव की तरफ होता है, तो वहां तरल आके रुक जाता है और उसका दाब बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए दाब से वेग निकालते हैं। सैद्धांतिक वेग का सूत्र है V बराबर √2gh। V बराबर √2gh, समझ गया। लेकिन एक सवाल है, जैसे आपने कहा बर्नौली समीकरण में वेग V आता है, पर क्या किसी पाइप में बहते पानी का वेग हर जगह एक जैसा होता है? मुझे लगता है किनारों पर धीमा होता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असलियत में ऐसा ही होता है। वो जो शांता है ना, चिपचिपापन, उसकी वजह से पाइप की दीवार के पास तरल धीमा बहता है और बीच में सबसे तेज। हाँ। तो जब हम गणनाओं के लिए पूरे पाइप का एक औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, तो हमें थोड़ा सुधार करना पड़ता है। सुधार कैसे? उसके लिए सुधार कारक, करेक्शन फैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। दो मुख्य हैं। एक है गतिज ऊर्जा सुधार कारक, अल्फा।
हाँ, ये बताता है कि औसत वेग से जो गतिज ऊर्जा निकाली वो असल गतिज ऊर्जा से कितनी अलग है। अगर प्रवाह एकदम शांत परतदार है, लैमिनार, तो अल्फा 2 होता है। 2 इतना ज्यादा? हाँ, और अगर प्रवाह उथल-पुथल वाला टर्ब्यूलेंट है तो ये 1 के काफी करीब होता है, 1.02 से 1.15 के बीच। अच्छा। और दूसरा है संवेग सुधार कारक बीटा। ये औसत वेग से निकाले है संवेग और असल संवेग के फर्क को ठीक करता है। लैमिनार प्रवाह के लिए 1.33 होता है और टर्ब्यूलेंट के लिए ये भी 1 के करीब 1.01 से 1.07 तक। ठीक है, तो असल प्रवाह में इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो द्रव गतिकी में हम मूलतः बलों, गति और ऊर्जा के बीच का जो रिश्ता है, जो संतुलन है, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और इसमें आयलर और बर्नौली समीकरण भले ही वो आदर्श स्थितियों के लिए बने हैं, पर एक बुनियादी समझ तो देते ही हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये देखना भी काफी दिलचस्प है कि कैसे इन सैद्धांतिक समीकरणों के आधार पर वेंचुरी मीटर और पेटोट ट्यूब जैसे असल उपकरण बने। हाँ, जो आज इंजीनियरिंग में इतने काम आते हैं। जी, अलग अलग क्षेत्रों में तरल प्रवाह को मापने और समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हमने ज्यादातर आदर्श तरल पदार्थों की बात की। हाँ। लेकिन असली दुनिया में तो तरल चिपचिपे होते हैं, उनकी शांता होती है और उनका प्रवाह अशांत, टर्बुलेंट भी हो सकता है। तो ये जो असलियत है, ये इन समीकरणों को और इन पर आधारित उपकरणों के काम करने के तरीके को कितना और कैसे प्रभावित करती होगी, ये शायद आगे सोचने वाली बात है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और वास्तविक इंजीनियरिंग समस्याओं में इन प्रभावों का हिसाब रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी की दुनिया में एक दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, भंवर प्रवाह, वॉर्टेक्स फ्लो। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं इसके बारे में और कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य पहलू हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। कभी सोचा है सिंक में पानी कैसे गोल गोल घूमकर नीचे जाता है? हाँ, कुछ वैसा ही है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये भंवर प्रवाह, ये है क्या आखिर? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई तरल जैसे पानी या हवा ही मान लीजिए एक घुमावदार रास्ते पर बहता है, या फिर मान लीजिए किसी बर्तन में रखा तरल अपनी ही धुरी पर घूमने लगे, तो उसे ही भंवर प्रवाह कहते हैं। अच्छा। अब ये घुमाव कैसे हो रहा है, क्या कोई बाहरी ताकत मतलब टॉर्क लग रहा है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा कि प्रवाह घूर्णी है यानी रोटेशनल या अघूर्णी इररोटेशनल। ओके, तो मतलब दो तरह के हो सकते हैं ये? हाँ, मोटे तौर पर हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है स्वतंत्र भंवर प्रवाह, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। स्वतंत्र मतलब जैसा नाम वैसा काम, इसमें बाहर से कोई टॉर्क या मशीन की जरूरत नहीं होती, ये तो फिर प्राकृतिक हुआ। एकदम सही, ये ज्यादातर प्राकृतिक रूप से बनता है, इसीलिए इसे अघूर्णी यानी इररोटेशनल मानते हैं। अच्छा। इसमें या तो कोई अंदरूनी क्रिया होती है या हो सकता है पहले कभी कोई बल लगा हो जिसका असर बाकी है, क्योंकि देखिए कोई बाहरी टॉर्क लगातार लग नहीं रहा। हाँ। तो कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, वो संरक्षित रहता है। और एक और जरूरी बात, क्या? क्योंकि ऊर्जा बाहर से नहीं दी जा रही, तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है, मतलब बर्नौली का समीकरण, बर्नौलीज इक्वेशन, वो यहां लागू होता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और इसकी गति का क्या? मैंने पढ़ा कि इसमें जो गति है v, वो केंद्र से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू 1r। हाँ बिल्कुल। यानी केंद्र के जितना पास जाएं, गति उतनी तेज। जैसे सिंक में होता है, छेद के पास पानी कितनी तेजी से घूमता है। बिल्कुल, केंद्र के पास गति बहुत ज्यादा हो सकती है, इसीलिए वो छोटे दिखने वाले भंवर भी काफी शक्तिशाली हो सकते हैं। गणितीय रूप से देखें तो जो त्रिज्यीय दाब प्रवणता है, मतलब रेडियल प्रेशर ग्रेडियंट, वो ρv²r के बराबर होती है। इसके उदाहरण तो फिर काफी आम होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, बिल्कुल। जैसे नदी में कभी कभी भंवर बन जाता है। हाँ, देखा है। या वॉश बेसिन या किचन सिंक से जब पानी निकलता है, या किसी टंकी के नीचे छेद हो और पानी बह रहा हो। ये सब स्वतंत्र भंवर के अच्छे उदाहरण हैं। समझ गई। तो ये तो हुई वो कहानी जहां बाहरी मदद नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम जानबूझकर किसी मशीन से या बाहरी बल लगाकर तरल को घुमाएं, तब क्या होगा? हाँ, तो यहीं पर दूसरा प्रकार आता है, बलित भंवर प्रवाह, फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। बलित यानी फोर्स्ड। तो यहां मामला बिल्कुल अलग होगा। इसमें बाहरी टॉर्क या ऊर्जा लगातार देनी पड़ती होगी। बिल्कुल, यहाँ कोई बाहरी स्रोत होता है, जैसे पंप का इम्पेलर जो घूमता हुआ पंखा होता ना, हाँ। या टरबाइन का रनर,
ये लगातार ऊर्जा देकर तरल को घुमाते हैं, इसीलिए ये प्रवाह घूर्णी होता है, रोटेशनल। अच्छा, तो ये रोटेशनल है। हाँ, और क्योंकि इसमें लगातार बाहर से ऊर्जा दी जा रही है, तो तरल की कुल ऊर्जा बदलती रहती है। तो फिर बर्नौली समीकरण? नहीं, वो यहाँ लागू नहीं होता। ओके, और गति? स्वतंत्र वाले में तो केंद्र के पास तेज थी, यहाँ उल्टा होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ गति v केंद्र से दूरी r के समानुपाती होती है। मतलब v इक्वल्स ओमेगा r, या कहें v प्रोपोर्शनल r, जहाँ ओमेगा उसका कोणीय वेग है। यानी केंद्र से जितना दूर जाएंगे उतनी तेज गति। जैसे वॉशिंग मशीन में किनारे वाले कपड़े ज्यादा तेजी से घूमते हैं शायद। बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल वैसा ही। और इसमें तरल की जो सतह है वो एक परवलय मतलब पैराबोला का आकार ले लेती है। हाँ, वो मैंने देखा है। बाल्टी में पानी तेजी से घुमाओ तो बीच में गड्ढा सा बन जाता है और किनारे ऊंचे हो जाते हैं। वही परवलय। और घूर्णन के कारण जो दबाव बनता है उसका मान होता है P = ρ स्क्वायर ओमेगा r स्क्वायर 2। अच्छा, तो उस परवलय की गहराई का भी कोई सूत्र होगा? और उदाहरण क्या है इसके? पंप और टरबाइन तो आपने बताए, वॉशिंग मशीन भी। हाँ, उस परवलय की गहराई Z होती है ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर 2g, या इसे v स्क्वायर 2g भी लिख सकते हैं, जहां r बर्तन की त्रिज्या है और v किनारे पर गति। उदाहरणों में सेंट्रीफ्यूगल पंप का इम्पेलर हो गया, टरबाइन रनर से गुजरता पानी, या जैसा आपने कहा वॉशिंग मशीन में घूमता पानी। ये सब बलित भंवर हैं, बाहरी ऊर्जा जरूरी है इनमें। तो संक्षेप में देखें तो दो तरह के भंवर हो गए। एक स्वतंत्र बिना बाहरी मदद, अघूर्णी, केंद्र के पास तेज, बर्नौली लागू। सही। दूसरा बलित, बाहरी ऊर्जा चाहिए, घूर्णी, केंद्र से दूर जाने पर तेज, और बर्नौली लागू नहीं होता। बिल्कुल। ये सब जानना क्यों जरूरी है? मतलब क्या फायदा है इसे समझने का? देखिए, ये दोनों तरह के प्रवाह समझना इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है। पंप हैं, टरबाइन है, उनकी डिजाइन, उनकी कुशलता, वो सब इसी समझ पर निर्भर करती है। और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जैसे बवंडर या समुद्र में बनने वाले बड़े भांवर, उनके व्यवहार को समझने में भी ये सिद्धांत मदद करते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह है क्या? कि हम इंजीनियरिंग में इन दोनों प्रवाहों का कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अपने आप बन रहा है, दूसरा हम ऊर्जा लगाकर बना रहे हैं। हाँ। क्या हम कभी प्राकृतिक भंवर की ऊर्जा का फायदा उठा पाएंगे, या जो बलित भंवर हम बनाते हैं जैसे पंप में, उसे और कितना कुशल बना सकते हैं ताकि ऊर्जा कम से कम लगे? ये तो दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब इन दोनों के बीच का जो संतुलन है, जो तालमेल है, शायद उसे समझना ही भविष्य के डिजाइन और प्रकृति को और बेहतर समझने की कुंजी हो। नमस्कार। जब हम नल खोलते हैं पानी एकदम आसानी से बह निकलता है ना? पर पाइप के अंदर वो जो तरल का सफर है वो उतना सीधा नहीं होता। आज हम इसी छुपी हुई कहानी को, मतलब पाइप में तरल के प्रवाह को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक बातों से है, और मकसद ये है कि पाइप में एनर्जी कम क्यों होती है, अलग अलग पाइप जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, और ये साइफन या वाटर हैमर जैसी चीजें ये कैसे काम करती हैं। चलिए देखते हैं इसे करीब से। तो सबसे पहला सवाल, जब पानी या कोई भी तरल पाइप से जाता है तो उसकी एनर्जी कम क्यों होती है? क्या वजह है इसकी? हाँ बिल्कुल। देखिए, दो मेन कारण हैं इसके, जिन्हें हम कहते हैं हेड लॉस। पहला है मेजर लॉस। ये सबसे बड़ा कारण है, मतलब करीब 80 से 90% एनर्जी लॉस इसी से होता है। ये होता है फ्रिक्शन की वजह से। पाइप की जो सतह है और जो तरल बह रहा है उनके बीच रगड़ लगती है ना, बस उसी से। इसको नापने के लिए डार्सी-वेज़बैक फॉर्मूला है। वो ये देखता है कि पाइप कितना रफ है, पानी कितनी तेजी से बह रहा है, उस हिसाब से लॉस कितना होगा। ओह, 80-90% सिर्फ रगड़ से? ये तो काफी ज्यादा है। तो फिर ये दूसरा वाला माइनर लॉस, वो क्या है? हाँ, माइनर लॉस। ये बाकी का 10-20% संभालता है। ये तब होता है जब पाइप का शेप या साइज अचानक बदलता है। जैसे मान लीजिए पाइप एकदम से चौड़ा हो गया या संकरा हो गया, या जहां से पानी पाइप में घुस रहा है या निकल रहा है वहां भी थोड़ा लॉस होता है। और हाँ, पाइप के मोड़ या जो वॉल्व्स वगैरह फिटिंग्स लगी होती हैं उनसे भी। अकेले में ये कम लगता है, पर अगर कोई बड़ा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे मोड़ हैं, फिटिंग्स हैं, तो फिर ये सब जुड़कर काफी हो जाते हैं। एक के बाद एक, जिसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। हाँ, सीरीज कनेक्शन। इसमें जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, एक के पीछे एक, तो पानी जो है वो सभी पाइपों से बराबर मात्रा में गुजरेगा। मतलब फ्लो रेट Q
वो सेम रहेगा, लेकिन जो टोटल एनर्जी लॉस है वो बढ़ जाएगा। हर पाइप का अपना अपना लॉस जुड़ता जाएगा। ओके। और अगर पाइप पैरेलल में हो, मतलब जैसे सड़कें बट जाती हैं फिर आगे जाके मिल जाती हैं। हाँ, पैरेलल कनेक्शन। इसमें पानी बढ़ जाता है अलग अलग रास्तों में। यहाँ मजे की बात यह है कि हर पैरेलल पाइप में जो एनर्जी लॉस है, हेड लॉस, वो बराबर होगा। लेकिन जो टोटल पानी बह रहा है वो सारे पाइपों से बहने वाले पानी का जोड़ होगा। जैसे शहरों में पानी की लाइनें होती हैं, बड़े नेटवर्क होते हैं, उनके एनालिसिस के लिए फिर हार्डी क्रॉस मेथड जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। वो देखती हैं कि सब बैलेंस रहे। आपने एनर्जी लॉस की बात की, ग्राफ वगैरह में अक्सर ये HGL और TL लाइनें दिखती हैं। ये असल में क्या बताते हैं? हाँ, HGL और TL, इनको समझना आसान है। HGL यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये समझिए कि पाइप में किसी भी पॉइंट पर पानी का प्रेशर कितना है और वो कितनी ऊंचाई पर है उसका लेवल दिखाती है। P(ρg+z) मतलब प्रेशर हेड और डेटम हेड। और TL टोटल एनर्जी लाइन। इसमें पानी की जो स्पीड है उसकी एनर्जी भी जुड़ जाती है, वेलोसिटी हेड। सबसे जरूरी बात यह है कि एनर्जी लॉस की वजह से TL हमेशा फ्लो की दिशा में नीचे की तरफ झुकेगी, जैसे कोई चीज ढलान पर लुढ़क रही हो। HGL ऊपर नीचे हो सकती है, वो प्रेशर पर डिपेंड करता है। दिलचस्प। अच्छा, अब जरा साइफन की बात करते हैं। वो मुड़ा हुआ पाइप जो बिना पंप के पानी को किसी ऊंची रुकावट के पार ले जाता है, ये कैसे होता है? कोई जादू? हाँ, नहीं, जादू नहीं, विज्ञान है। साइफन असल में हवा के दबाव का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल करता है। लेकिन हाँ, इसकी एक लिमिट है। वो जो पाइप का सबसे ऊंचा पॉइंट होता है ना, समिट, वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकता। अगर वहां पे प्रेशर पानी के वेपर प्रेशर से कम हो गया, पानी के लिए ये करीब 7.5 मीटर वैक्यूम जैसा होता है, तो पानी में जो घुली हुई हवा है वो बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाएगी और वो फिर एयरलॉक बना देगी। बस प्रवाह रुक जाएगा। अच्छा, तो साइफन की भी अपनी हद है। और ये वाटर हैमर, वो पाइप में कभी कभी जोर की खट या धम की आवाज आती है, वो क्यों? हाँ, वाटर हैमर वो तब होता है जब आप पाइप में बहते हुए पानी को एकदम से रोक देते हैं, जैसे कोई वॉल्व तेजी से बंद कर दिया। सोचिए, पानी तेजी से बह रहा है, उसमें मोमेंटम है ना? हाँ। जब आप उसे अचानक रोकते हैं तो वो सारा मोमेंटम कहीं तो जाएगा। वो एकदम से हाई प्रेशर की लहरों में बदल जाता है। ये प्रेशर वेव्स पाइप में बहुत तेजी से, मतलब आवाज की रफ्तार से भी तेज, आगे पीछे टकराती हैं। इसी से वो हथौड़े जैसी आवाज आती है और ये खतरनाक हो सकता है। पाइप पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, फट भी सकता है। बाप रे। हाँ, इसको कंट्रोल करने के लिए फिर सर्ज टैंक जैसी चीजें लगाते हैं जो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को झेल लेती हैं। वैसे एक और बात, पाइप सिर्फ पानी या तरल पहुंचाने के काम नहीं आते, इनसे पावर भी ट्रांसमिट की जा सकती है, जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में होता है। पाइप के आखिर में कितनी पावर मिलेगी वो इस पर निर्भर करता है कि पानी कितना है और नेट हेड कितना है, मतलब टोटल हेड में से फ्रिक्शन लॉस घटाकर जो बचा। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपको मैक्सिमम पावर तब मिलती है जब फ्रिक्शन लॉस टोटल हेड का ठीक 1/3 हो, H3 हो। लेकिन इस कंडीशन में जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 66.67% होती है। अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा पावर के लिए थोड़ी एफिशिएंसी कम करनी पड़ती है। बिल्कुल, एक तरह का ट्रेड ऑफ है। तो हमने आज काफी कुछ समझा, मतलब पाइप में एनर्जी लॉस क्यों होता है, फ्रिक्शन से, मोड़ वगैरह से। हाँ, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में फ्लो और लॉस कैसे काम करते हैं, HGL और TL क्या दिखाते हैं, साइफन की लिमिट क्या है, वो एयरलॉक वाली बात। हाँ, और वाटर हैमर कितना खतरनाक हो सकता है जब पानी अचानक रुकता है। हाँ, और वो पावर ट्रांसमिशन वाली बात भी, H3 पर मैक्सिमम पावर। हाँ, वो भी। हाँ, तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, असल दुनिया में जैसे हमारे शहरों के इतने बड़े बड़े वाटर सप्लाई सिस्टम्स हैं, हाँ, या बड़ी इंडस्ट्रीज में जहां मीलों लंबी पाइपलाइन होती हैं, हजारों जोड़ होते हैं, वहां इंजीनियर्स इन सब चीजों का, मतलब एनर्जी लॉस, साइफन की लिमिट्स, वाटर हैमर का खतरा, इन सब का हिसाब कैसे रखते होंगे ताकि सब कुछ ठीक से, सेफ तरीके से चलता रहे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स काम। नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, स्तरीय प्रवाह, या जिसे लैमिनार फ्लो कहते हैं। हमारे पास द्रव्यांत्रिकी, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, तो कोशिश रहेगी कि शांत व्यवस्थित प्रवाह की रूपरेखा को समझने, ये कैसे काम करता है पाइप में या प्लेटों के बीच। चलिए इस कॉन्सेप्ट को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल, स्तरीय प्रवाह, हाँ, इसे ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे द्रव पतली पतली परतों में बह रहा हो, जैसे ताश के पत्ते नहीं होते, एक के ऊपर एक फिसलते हुए। अच्छा, ताश के पत्ते, हाँ, ये अच्छी मिसाल है। और द्रव का जो अंदरूनी घर्षण है, जिसे हम शांता या विस्कोसिटी कहते हैं, वो इन परतों के बीच कर्तन बल,
मतलब shear फोर्स पैदा करती है। और देखो, इसका विश्लेषण करने के लिए हम कुछ मान्यताएं लेते हैं, थोड़ी सिंपल रखने के लिए। जैसे कि प्रवाह स्थिर है, मतलब समय के साथ बदल नहीं रहा, और असंपीड्य है, इनकम्प्रेसिबल, यानी द्रव का घनत्व स्थिर रहता है। ठीक है। तो ये मान्यताएं विश्लेषण को थोड़ा आसान बनाती हैं। हाँ, गणितीय रूप से। तो सबसे आम उदाहरण से शुरू करते हैं। पाइप, एक गोल पाइप के अंदर स्तरीय प्रवाह। स्रोत बताते हैं कि यहाँ वेग का पैटर्न बड़ा खास होता है। हाँ, और ये वाकई में दिलचस्प है। पाइप के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो परवलयाकार, मतलब पैराबोलिक होती है। पैराबोलिक मतलब ये कि द्रव पाइप की दीवारों पर चिपका रहता है, वहां वेग 0 होता है। इसे नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। अच्छा, दीवारों पर 0। और पाइप के बिल्कुल केंद्र में, बीच में, वेग सबसे ज्यादा होता है। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि जो केंद्र वाली परतें हैं वो दीवारों के घर्षण से सबसे दूर होती है ना, तो उन्हें रुकावट कम महसूस होती है। समझ गया। तो केंद्र में मैक्सिमम वेलोसिटी, दीवारों पर 0। और आपने एक अनुपात की बात की थी। हाँ, वो महत्वपूर्ण है। अधिकतम और औसत वेग के बीच। सही। पाइप प्रवाह के लिए जो अधिकतम वेग है केंद्र वाला, वो औसत वेग का ठीक 2 गुना होता है। 2 गुना, अच्छा। Umax UV = 2। हाँ, ये अनुपात पाइप की ज्यामिति और प्रवाह की प्रकृति के कारण आता है। और शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल, उसका क्या वो भी केंद्र में अधिकतम होता है? नहीं, वो थोड़ा उल्टा है। कर्तन प्रतिबल का वितरण रैखिक होता है, लीनियर। हाँ, पाइप के केंद्र में ये 0 होता है, क्योंकि वहां वेग प्रवणता, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है। वेग बदल नहीं रहा है ना, ठीक केंद्र में। अच्छा। लेकिन दीवारों पर जहां वेग 0 होता है, वहां वेग में बदलाव की दर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए कर्तन प्रतिबल वहां अधिकतम होता है। ओके, तो जहां वेग 0 वहां खिंचाव सबसे ज्यादा। ये दीवारों पर द्रव के चिपकने का असर दिखाता है। बिल्कुल, वो दीवार पर लगने वाला घर्षण बल है एक तरह से। और आपने हेगन-वज़ुअल समीकरण का भी जिक्र किया था। हाँ, हेगन-वज़ुअल। ये समीकरण पाइप में स्तरीय प्रवाह के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है कि पाइप में दाब हानि, प्रेशर ड्रॉप या हेड लॉस कितना होगा। अच्छा, प्रेशर ड्रॉप। हाँ, और ये हानि निर्भर करती है द्रव की शांता पर, पाइप कितना लंबा है, प्रवाह की दर क्या है, और पाइप की त्रिज्या पर भी। तो इंजीनियरिंग में काफी काम आता होगा ये। बहुत ज्यादा। पंपिंग पावर निकालने में या प्रवाह दर पता करने में। ठीक है, तो पाइप का मामला तो साफ है, परवलयाकार वेग अनुपात 2 और रेखिक कर्तन प्रतिबल जो दीवारों पर अधिकतम है। हाँ, मोटे तौर पर यही है। अब अगर प्रवाह 2 स्थिर समानांतर प्लेटों के बीच हो, स्टेशनरी पैरेलल प्लेट्स, तो क्या चीजें बदलती हैं? देखिए, मूल ढांचा वैसा ही रहता है, पर वैल्यूज बदल जाती हैं। अच्छा। 2 स्थिर प्लेटों के बीच भी वेग प्रोफाइल परवलयाकार ही होती है। ओके। क्योंकि यहाँ भी दोनों प्लेटों पर नो स्लिप कंडीशन है और प्रवाह बीच में सबसे तेज है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो अनुपात है अधिकतम वेग और औसत वेग का, वो 32 होता है, मतलब 1.5। 1.5। अच्छा, पाइप में 2 और प्लेटों के बीच ही 1.5। ये फर्क क्यों? ज्योमेट्री की वजह से? बिल्कुल। पाइप की गोल ज्यामिति और प्लेटों की समतल ज्यामिति, इसके कारण प्रवाह क्षेत्र थोड़ा अलग तरह से बनता है, तो ये अनुपात बदल जाता है। और कर्तन प्रतिबल? वो यहाँ भी रैखिक ही रहता है, केंद्र रेखा पर 0 और दोनों स्थिर प्लेटों पर अधिकतम। ठीक है, समझ गया। अब स्थिति को थोड़ा और बदलते हैं, जैसा स्रोत के केस 2 में था। अगर ऊपर वाली प्लेट चलने लगे और नीचे वाली स्थिर रहे। हाँ, ये भी एक क्लासिक केस है। इसे कभी कभी कुएट फ्लो और पॉइज़ुअल फ्लो का मिक्सचर कहते हैं, अगर प्रेशर ग्रेडियंट भी हो। अच्छा। जब ऊपरी प्लेट चलती है तो वो अपने साथ द्रव को खींचती है, इससे वेग प्रोफाइल बदल जाती है। हाँ। अब वो सिमेट्रिक पैराबोला नहीं रहती। चलती प्लेट पर वेग 0 नहीं होता, बल्कि उस प्लेट की जो भी गति है उसके बराबर होता है। सही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कर्तन प्रतिबल का वितरण अभी भी रैखिक ही रहता है, अभी भी लीनियर। हाँ, पर उसके मान बदल जाते हैं, और जहां प्रतिबल 0 होता है वो बिंदु अब केंद्र में नहीं रहता। अच्छा, तो ये पाइप और प्लेटों के कुछ खास मामले हमने देखे। अब सवाल यह है कि ये सब थ्योरी, ये सिद्धांत व्यावहारिक रूप से कहाँ काम आते हैं, कहाँ मायने रखते हैं ये पैराबोलिक वेग और लीनियर स्ट्रेस? देखिए, इनका महत्व कई क्षेत्रों में है। एक तो है माइक्रोफ्लूइडिक्स। माइक्रोफ्लूइडिक्स? हाँ, जहां द्रव बहुत छोटी छोटी चैनलों में बहता है, जैसे लैब ऑन अ चिप डिवाइस। वहां प्रवाह अक्सर स्तरीय ही होता है। अच्छा। और स्नेहन, लुब्रिकेशन, जैसे इंजन के बेरिंग में तेल की पतली फिल्म होती है ना, 2 सतहों के बीच। हाँ। उसका व्यवहार समझने के लिए ये सिद्धांत जरूरी है।
फिर कुछ केमिकल रिएक्टर हैं या जैसे पेंट और कोटिंग लगती है, उन प्रक्रियाओं में भी स्तरीय प्रवाह महत्वपूर्ण हो सकता है। और इन सब को समझने के लिए जो मूलभूत समीकरण है वो तो नेवियर स्टोक्स हैं। नेवियर स्टोक्स, हाँ। जो विशेष मामले हैं जैसे हैगन-पॉइज़ल पाइप फ्लो के लिए स्टोक्स लॉ या हेले-शॉ फ्लो, ये हमें विशिष्ट समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो स्तरीय प्रवाह मतलब परतों का स्मूथ फ्लो। हाँ, सहज फिसलना। हमने पाइप और प्लेटों में इसका व्यवहार देखा। वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक, शियर स्ट्रेस प्रोफाइल लीनियर, और वो खास वेग अनुपात याद रखने वाले हैं। पाइप के लिए 2, स्थिर प्लेटों के लिए 1.5। बिल्कुल सही। और ये सारी चर्चा हमें एक स्वाभाविक अगले सवाल पर ले आती है। क्या? कि ये जो इतना व्यवस्थित अनुमानित स्तरीय प्रवाह है, आखिर ये कब और क्यों बिगड़ जाता है? कब ये अव्यवस्थित तूफानी यानी टर्बुलेंट प्रवाह में बदल जाता है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, टर्बुलेंस। और इसमें रेनॉल्ड्स संख्या, रेनॉल्ड्स नंबर की क्या भूमिका है? और क्यों इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए ये जानना इतना जरूरी है कि प्रवाह स्तरीय रहेगा या अशांत हो जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर शायद हम आगे कभी और बात करें। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा विषय। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं विक्षुब्ध प्रवाह यानी टर्बुलेंट फ्लो पर। हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ नोट्स हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। बिल्कुल। मतलब पानी या कोई भी तरल हमेशा सीधी लाइन में क्यों नहीं बहता? कभी कभी इतना उथल पुथल वाला क्यों हो जाता है? बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है क्योंकि जैसे ही प्रवाह ऐसा उथल पुथल वाला होता है, ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। इंजीनियरिंग में इसका बहुत महत्व है। अच्छा, तो ये होता क्यों है? नोट्स में लिखा है कि जब तरल तेज बहने लगता है। हाँ, तेज बहने पर, या फिर अगर वो कम गाढ़ा हो। कम गाढ़ा मतलब विस्कोसिटी कम हो। हाँ, श्यानता, विस्कोसिटी कम हो तो कण फिर सीधी रेखा में नहीं चल पाते। वो जो स्ट्रीमलाइंस होती है ना, हाँ, वो आपस में उलझ जाती हैं, भंवर बनने लगते हैं, एडीज कहते हैं जिन्हें। अच्छा, सब मिक्स होता रहता है। और इसका असर क्या पड़ता है? आपने कहा ऊर्जा खपत। हाँ, इसका सीधा नतीजा है ज्यादा शीर्ष हानि, हेड लॉस। हेड लॉस मतलब प्रवाह को बनाए रखने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए, पंप पर ज्यादा जोर पड़ेगा। अच्छा, होता यह है कि कणों की जो सीधी गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, उसका कुछ हिस्सा गर्मी और आवाज में बदल जाता है इन भंवरों और टकरावों के कारण। ओके, तो ये तय कैसे होता है कि प्रवाह शांत रहेगा, मतलब लैमिनार, या फिर टर्बुलेंट हो जाएगा? कोई नंबर है इसके लिए? हाँ, है ना। सबसे जरूरी पैरामीटर है रेनॉल्ड्स संख्या, रेनॉल्ड्स नंबर। आरी। रेनॉल्ड्स नंबर जी। ये एक डायमेंशनलेस नंबर है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये असल में 2 ताकतों का अनुपात है, एक जो तरल को आगे बढ़ा रही है, जड़ता, और दूसरी जो उसे रोक रही है, मतलब शांता। अच्छा, इनर्शिया और विस्कोसिटी का रेशियो। बिल्कुल। सूत्र है RE = ρV/μ। रो घनत्व, V वेग, D पाइप का व्यास और म्यू शांता। जब RE एक खास सीमा से ज्यादा हो जाता है तब प्रवाह टर्बुलेंट हो जाता है, विक्षुब्ध। और इस नंबर से वो ऊर्जा हानि का भी कुछ पता चलता है? हाँ, पता चलता है। ये जो शीर्ष हानि है, ये HF, ये वेग V पर कैसे निर्भर करती है। ये री से जुड़ा है। टर्बुलेंट फ्लो में ये हानि वेग की काफी ऊंची घात, मतलब Vn के अनुपात में होती है। V की पावर n? हाँ, और ये n इस पर निर्भर करता है कि पाइप की सतह अंदर से कितनी चिकनी या खुरदरी है। खुरदरी सतहों के लिए ये 2 तक भी जा सकता है, मतलब वेग दुगना करने पर हानि 4 गुना बढ़ सकती है। बाप रे, काफी ज्यादा है ये तो। अच्छा, जब प्रवाह इतना कॉम्प्लेक्स है तो इसे समझाने के लिए क्या सिद्धांत है, कुछ मॉडल्स? हाँ, कोशिशें तो हुई हैं। देखिए, ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। एक तो है बाउसिनेक की थ्योरी। उन्होंने आणविक शांता के साथ एक और चीज जोड़ी, भंवर शांता, एवी विस्कोसिटी। भंवर शांता, ये क्या है? ये असल में भंवरों के कारण होने वाली एक तरह की एक्स्ट्रा आभासी शांता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसे मापना बहुत मुश्किल है। तो ज्यादा काम की नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ी मुश्किल है। फिर रेनॉल्ड्स ने खुद रेनॉल्ड्स स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट दिया। ये स्ट्रेस वेग में जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं ना, फ्लक्चुएशंस, यूवी, उनकी वजह से पैदा होता है। अच्छा। और एक और अहम थ्योरी है प्रांटल की, मिक्सिंग लेंथ थ्योरी। वो एक दूरी की बात करते हैं जहां तक कण अपना मोमेंटम लेकर जाते हैं और फिर टकराते हैं। ये सब उस अंदर की उथल पुथल को गणित में बांधने की कोशिशें हैं। और पाइप की दीवार, मतलब जिस सतह पर तरल बह रहा है,
उसका भी कोई रोल होता है? अरे बहुत बड़ा रोल है। सतह चिकनी है या खुरदुरी, इससे बहुत फर्क पड़ता है, खासकर दीवार के बिल्कुल पास। कैसे तय होता है कि सतह चिकनी है या खुरदुरी? इसका अंदाजा लगाते हैं सतह पर जो छोटे छोटे उभार या गड्ढे हैं, उनकी औसत ऊंचाई, उसे के कहते हैं। और दीवार के पास एक बहुत पतली परत बनती है, सब लेयर, उसकी मोटाई डेल्टा प्राइम। इन दोनों के अनुपात के डेल्टा प्राइम से। अच्छा, के और डेल्टा प्राइम का रेशियो। हाँ, निकरटसे नाम के वैज्ञानिक ने इस पर बहुत काम किया। उन्होंने बताया कि अगर ये रेशियो बहुत कम है, जैसे 0.25 से कम, तो सतह हाइड्रोलिकली चिकनी मानी जाती है। अगर ज्यादा है तो खुरदरी। ओके, तो खुरदरी सतह ज्यादा रुकावट डालेगी। बिल्कुल, दीवार के पास प्रवाह को ज्यादा बाधित करती है। और वेग का क्या होता है? क्या पाइप के बीच में और किनारे पर वेग एक जैसा रहता है टर्बुलेंट फ्लो में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीच में सेंटर में वेग सबसे ज्यादा होता है। और दीवार के पास? दीवार के पास शून्य होता है। और बीच से दीवार तक जाते हुए वेग तेजी से कम होता है। इसका जो प्रोफाइल बनता है वो अक्सर एक लॉगरिदमिक नियम जैसा होता है। लॉगरिदमिक? हाँ, या कभी-कभी अंदाजे के लिए 17th पावर लॉ भी इस्तेमाल करते हैं। प्रांटला ने एक यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी दिया था, जो वेलोसिटी डिफेक्ट की बात करता है। वेलोसिटी डिफेक्ट मतलब सेंटर के मैक्सिमम वेग और किसी भी पॉइंट पर वेग का अंतर। ये अंतर दीवार के पास के शियर स्ट्रेस से जुड़ा होता है। और ये नियम चिकनी और खुरदरी दोनों तरह की पाइपों के लिए काम करता है। अच्छा, और आखिर में फिर से वो ऊर्जा हानि, उसके लिए एक फ्रिक्शन फैक्टर यूज होता है ना, F? हाँ, F। और यहाँ एक मजेदार बात है, अगर पाइप चिकनी है हाँ, तो ये फ्रिक्शन फैक्टर F रेनॉल्ड्स नंबर RE पर निर्भर करता है। जैसे जैसे RE बढ़ता है, F घटता जाता है। ओके। लेकिन अगर पाइप पूरी तरह से खुरदुरी है, तो निकोराइट्से ने दिखाया कि एक खास RE के बाद फ्रिक्शन फैक्टर F लगभग कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट RE पर निर्भर नहीं करता। नहीं, वो फिर सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि पाइप कितनी खुरदुरी है, मतलब रिलेटिव रफनेस RK पर। ये डिजाइन के लिए बहुत बहुत जरूरी बात है। तो मतलब चिकनी पाइप में RE बदलने से फ्रिक्शन बदलता है, पर बहुत खुरदुरी पाइप में एक हद के बाद RE का असर खत्म हो जाता है, सिर्फ खुरदरापन मायने रखता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम संक्षेप में कहें, विशुद्ध प्रवाह एक जटिल उथल-पुथल वाला प्रवाह है। ये तब होता है जब वेग ज्यादा हो या तरल कम गाढ़ा हो या पाइप बड़ा हो। इससे ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। हाँ, और इसे समझने के लिए रेनॉल्ड्स संख्या, सतह कैसी है, चिकनी या खुरदरी, और पाइप में वेग कैसे बदल रहा है, ये सब देखना पड़ता है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि इतने सालों की रिसर्च और इतने मॉडल्स के बावजूद टर्बुलेंट फ्लो का पूरी सटीकता से अनुमान लगाना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे क्लासिकल फिजिक्स की अनसुलझी समस्याओं में गिना जाता है। अच्छा। हाँ, फिर भी इसे जितना हम समझ पाए हैं, वो पाइपलाइन डिजाइन से लेकर मौसम के पूर्वानुमान, जहाजों और विमानों की डिजाइन, नदियों के बहाव, या तक कि हमारे अपने शरीर में खून के प्रभाव को समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्थित दिखने वाले सिस्टम में भी अव्यवस्था या केओस पैदा हो सकता है, और हम उससे कैसे मापते और समझते हैं। स्वागत है। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के एक बड़े दिलचस्प हिस्से पे बात कर रहे हैं। यह है ऑरिफिस और माउथपीस। हमारे पास कुछ इंजीनियरिंग टेक्स्ट्स हैं और हम उन्हीं के आधार पे ये चर्चा कर रहे हैं। कभी सोचा है किसी टैंक से पानी कैसे बहता है और उस बहाव को कैसे नापते हैं या बदलते हैं? बिल्कुल, यहीं पर ऑरिफिस और माउथपीस का रोल आता है। हाँ, इनका मिशन क्या है असल में? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो तरल यानी लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करना और मापना। जैसे ऑरिफिस, वो बेसिकली एक छेद होता है टैंक की दीवार में या नीचे तल में, और इसका मेन काम है डिस्चार्ज मापना, मतलब कितना पानी बह रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ छेद नहीं है, मतलब ये तो टूल्स हुए एक तरह से। क्या ये अलग अलग तरह के भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल, कई बेसिस पर इनको क्लासिफाई करते हैं। एक तो है साइज और पानी की ऊंचाई, जिसे हम हेड कहते हैं, H। हेड मतलब पानी का लेवल? जी हाँ, टैंक में पानी का लेवल। तो अगर हेड H ऑरिफिस के डायमीटर D के मान लीजिए 5 गुने से ज्यादा या बराबर है, हाँ, तो वो छोटा ऑरिफिस कहलाता है। इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी आसान हो जाती हैं। और अगर हेड कम है, मतलब H 5D, तो वो बड़ा ऑरिफिस है। फिर उनका आकार भी होता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ये सबसे कॉमन है। ट्रायंगुलर, स्क्वायर भी होते हैं। और किनारे कैसे हैं वो भी मायने रखता है, शार्प एज वाले
या गोल किनारे वाले। अच्छा, शार्प एज। हाँ, और डिस्चार्ज कैसा है? फ्री है यानी पानी हवा में गिर रहा है, या सबमर्ज्ड है यानी पानी के अंदर ही डिस्चार्ज हो रहा है। अरे वाह, काफी वेरिएशंस हैं इसमें तो। मैंने एक टर्म सुना है, वेना कॉन्ट्रैक्टा। ये क्या चीज है? ये जरूरी लगता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए, जब पानी ऑरिफिस से बाहर निकलता है ना, हाँ तो पानी की धार, जिसको जेट कहते हैं, हाँ। वो ऑरिफिस से थोड़ी दूर जाके सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है? क्यों? हाँ, वो इनर्शिया और सरफेस टेंशन के कारण। तो जिस पॉइंट पर जेट का एरिया सबसे कम होता है, मिनिमम एरिया। ओके, उसी पॉइंट को वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। ये ऑरिफिस के डायमीटर के लगभग आधी दूरी पर होता है। मिनिमम एरिया मतलब वहां पानी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, है ना? एकदम सही, बिल्कुल। क्योंकि पानी को तो लगातार बहना है, तो जहां जगह कम मिलेगी वहां तेजी से निकलेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और यहाँ पर जो पानी की धाराएं हैं, स्ट्रीमलाइंस, वो लगभग पैरेलल होती है। थ्योरी के हिसाब से वेलोसिटी होती है vt = √2gh, टॉरस-सेली का मशहूर फॉर्मूला। लेकिन असल में तो कुछ एनर्जी लॉस होता होगा, फ्रिक्शन वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल। असली वेलोसिटी v act हमेशा थियोरेटिकल से थोड़ी कम ही होती है। फ्रिक्शन है और भी लॉसेस होते हैं। तो फिर इस असली फ्लो को समझने के लिए कुछ नंबर्स, कोएफिशिएंट्स वगैरह होते होंगे? हाँ, 3 मेन कोएफिशिएंट्स हैं। पहला है cc, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सीसी। ये वेना कॉन्ट्रैक्टा पर जेट के एरिया और ऑरिफिस के एरिया का रेशियो है। ये बताता है कि जेट असल में कितना सिकुड़ा। आमतौर पर इसकी वैल्यू लगभग 0.64 होती है। अच्छा, 0.64। दूसरा है cv, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये एक्चुअल वेलोसिटी और थियोरेटिकल वेलोसिटी का रेशियो है। इसकी वैल्यू काफी हाई होती है, 0.97 या 0.98 के करीब, क्योंकि वेलोसिटी लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता। ओके। और तीसरा जो सबसे अहम है प्रैक्टिकली, वो है cd, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। सीडी। ये एक्चुअल डिस्चार्ज और थियोरेटिकल डिस्चार्ज का रेशियो है। मतलब असल में कितना पानी निकला बनिस्बत थ्योरी के। इसकी वैल्यू करीब 0.62 होती है। और एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन है इनमें, cd = cc × cv। अच्छा, CD = CC × CV। तो मतलब CD कम होने की बड़ी वजह CC है, वो सिकुड़न। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्शन ही मेन फैक्टर है जो डिस्चार्ज को कम करता है। ठीक है, ये तो हुई ऑरिफिस की कहानी। अब ये माउथपीस क्या है? ये अलग कैसे है? देखिए, माउथपीस बेसिकली एक छोटी पाइप होती है, ज्यादा लंबी नहीं, बस डायमीटर की 2-3 गुना लंबी। इसे ऑरिफिस पे फिट कर देते हैं। फिट कर देते हैं? क्यों? इसका मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है डिस्चार्ज को बढ़ाना ऑरिफिस के मुकाबले। क्या पाइप लगाने से डिस्चार्ज बढ़ जाता है? ये कैसे? मुझे लगा रुकावट बढ़ेगी। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, हाँ। पर होता यही है। होता ये है कि माउथपीस के अंदर भी वेना कॉन्ट्रैक्टा बनता है, लेकिन वहां पर दबाव वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है ट्यूब के अंदर? जी हाँ, और फिर जेट फैलता है और ट्यूब को भर देता है। इस कम प्रेशर की वजह से पानी पर लगने वाला नेट प्रेशर डिफरेंस यानी इफेक्टिव हेड बढ़ जाता है। ओह, तो हेड बढ़ गया एक तरह से। हाँ, इफेक्टिवली। और इसी वजह से डिस्चार्ज बढ़ जाता है। cd की वैल्यू जो ऑरिफिस के लिए 0.62 थी, वो एक एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस के लिए बढ़कर करीब 0.855 हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब एक छोटी सी ट्यूब इतना फर्क ला सकती है। क्या माउथपीस के भी टाइप्स होते हैं? हाँ, होते हैं। जैसे वो टैंक के बाहर लगी है, एक्सटर्नल, या अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, इंटरनल, जिसे बॉर्डर्स माउथपीस भी कहते हैं। फिर आकार के हिसाब से सिलिंड्रिकल, कन्वर्जेंट, आगे से पतली होती हुई, या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, पहले पतली फिर चौड़ी होती हुई। और डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, रनिंग फ्री बिना ट्यूब की दीवारों को छुए, या रनिंग फुल ट्यूब को भर के। इन सब के CD और CV अलग अलग होते हैं। अच्छा, जैसे वो इंटरनल वाली बॉर्डर्स, उसका CD कम होता है? हाँ, अगर वो रनिंग फ्री है तो उसका CD सिर्फ 0.50 होता है, पर अगर रनिंग फुल है तो बढ़ जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सा टाइप इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, डिजाइन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो हमने देखा कि कैसे ये साधारण से दिखने वाले छेद, मतलब ऑरिफिस, और ये छोटी सी पाइप यानी माउथपीस, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो को समझने, नापने और कंट्रोल करने के लिए कितने जरूरी हैं। हाँ, वेना कॉन्ट्रैक्टर जैसी घटनाएं या डिस्चार्ज बढ़ाने के लिए माउथपीस का इस्तेमाल, ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ ज्योमेट्री,
मतलब आकार और बनावट में जरा सा बदलाव। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के दो बड़े जरूरी हिस्सों पर, नॉच और वियर। जी हाँ, नॉच और वियर। हमारे पास कुछ तकनीकी नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनकी मदद से समझें कि ये आखिर हैं क्या, कितने तरह के होते हैं और सबसे ज़रूरी, पानी के बहाव मतलब डिस्चार्ज को मापने में इनका क्या रोल है। बिल्कुल। तो शुरुआत वेयर से करते हैं। जैसे ये होता क्या है असल में? हाँ, तो सोचिए जैसे कोई नहर है या नदी, उसमें पत्थर या कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर जैसा बना देते हैं। अच्छा। जिसके ऊपर से पानी बहकर निकलता है और इसका मेन काम यही है कि कितना पानी बह रहा है वो पता लगाना। ओके, मतलब डिस्चार्ज नापना। मैंने सुना है कुछ में गेट भी लगे होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जिन पर गेट लगे होते हैं कंट्रोल के लिए, उन्हें बैराज कह देते हैं। वो वियर का ही एक तरह का एडवांस्ड रूप समझ लीजिए। समझ गया। तो वियर को समझने के लिए कुछ खास शब्द भी होंगे ना? हाँ, कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे क्रेस्ट या शिखर। ये वो सबसे ऊपर वाला किनारा है जहां से पानी असल में गिरना शुरू होता है। ठीक है, क्रेस्ट। और वो जो पानी की पूरी चादर गिरती है ना ऊपर से, उसे नैपी या वेन कहते हैं। नैपी, ओके। और एक बहुत जरूरी चीज है हेड, जिसे एच से दिखाते हैं। ये क्रेस्ट के ऊपर पानी की ऊंचाई है, मतलब कितना पानी जमा है ऊपर। अच्छा, इसी हेड की वजह से पानी बहता है। बिल्कुल। और इसे नापते कहाँ है? वियर के बिल्कुल पास नहीं, थोड़ा पीछे अपस्ट्रीम में, जहां पानी थोड़ा शांत हो, करीब 4H दूरी पर। 4H, ठीक है। और एक और शब्द था शायद, आगमन वेग। हाँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। V1 मतलब पानी की स्पीड से वियर तक आ रहा है। ये भी कभी कभी मायने रखता है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब आते हैं इनके प्रकारों पर, मतलब अलग अलग डिजाइन भी तो होते होंगे। जी हाँ, कई तरह के होते हैं और सबका अपना इस्तेमाल है। सबसे कॉमन वाला है आयताकार वियर, मतलब रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर वियर। इसमें जो डिस्चार्ज क्यू है वो हेड की 32 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब Q प्रोपोर्शनल टू H ऑफ 32। H की पावर 32। ठीक है, लेकिन मान लीजिए पानी का बहाव बहुत कम है और हमें ज्यादा सटीकता से नापना है। हाँ। तो उसके लिए त्रिभुजाकार वियर, जिसे V नॉच भी कहते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। V नॉच, वो V शेप वाला। हाँ, वही। इसमें डिस्चार्ज Q हेड की 5 पर पावर के प्रोपोर्शनल होता है। Q प्रोपोर्शनल टू H ऑफ 5/2। अरे 5/2 मतलब H में जरा सा बदलाव डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। बिल्कुल, रेक्टेंगुलर वाले से भी ज्यादा। यही इसकी खासियत है कम बहाव नापने में। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें हवा फंसने वाली दिक्कत, मतलब वेंटिलेशन की जरूरत आम तौर पर नहीं होती। अच्छा, क्यों? क्योंकि शेप ऐसी है कि हवा नीचे आसानी से पहुंच जाती है। तो बस हेड नापो और काम हो गया। 90 डिग्री वाला V नॉच सबसे ज्यादा चलता है। ये तो बढ़िया है। और भी कोई खास डिजाइन है, जैसे वो सिपोलिटी? हाँ, सिपुलिटी वियर। ये एक स्पेशल टाइप का समलंबाकार, मतलब ट्रैपेजॉइडल वियर है। ट्रैपेजॉइडल, ओके। इसके जो साइड की ढलान होती है ना, 1 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, वो बड़ी चालाकी से डिजाइन की गई है। कैसे? होता क्या है कि किनारों पर पानी थोड़ा सिकुड़ता है, जिसे एंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। उससे डिस्चार्ज कम होता है। हाँ। लेकिन सिपोलिटी में जो ढलान दिए, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पानी बहता है और ये दोनों असर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अरे वाह, मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बिल्कुल। इसका फॉर्मूला फिर से रेक्टेंगुलर वियर जैसा ही बन जाता है, Q प्रोपोर्शनल टू H होल 32। और ये एंड कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब वियर चैनल से थोड़ा छोटा हो। अगर वियर और चैनल की चौड़ाई बराबर है तो उसे सप्रेस्ड वियर कहते हैं, उसमें साइड से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। तो ये तो हो गई आकार की बात। क्या क्रेस्ट, मतलब वो ऊपरी किनारा, उसकी बनावट भी फर्क डालती है? हाँ, बिल्कुल डालती है। क्रेस्ट का शेप भी बहुत जरूरी है। जैसे ब्रॉड क्रेस्टेड वियर है, जिसका शिखर चौड़ा होता है। ये ज्यादा पानी के बहाव के लिए ठीक है। अच्छा। फिर एक है ओगी वियर। इसका शेप S जैसा होता है, घुमावदार। ये बांधों के ऊपर जो स्पिलवे होते हैं ना, हाँ, देखा है। वहां ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। पानी बड़े आराम से नीचे आता है, बिना ज्यादा उछल कूद के। और शार्प क्रेस्टेड, वो कैसा होता है? शार्प क्रेस्टेड मतलब जिसका किनारा बहुत पतला, एकदम तेज धार वाला हो। पानी बस उसे छू के निकलता है। ये लैब वगैरह में सटीक माप के लिए काम आता है। आपने पहले वो वेंटिलेशन की बात की थी। वी नॉच में तो जरूरत नहीं,
पर रेक्टेंगुलर वगैरह में क्यों जरूरी है वो? देखिए, ये बहुत जरूरी है। वो जो पानी की चादर गिर रही है, नैपी, हाँ, नैपी। उसके नीचे अगर हवा का दबाव बाहर के वायुमंडलीय दबाव से कम हो गया तो नैपी अंदर की तरफ, मतलब वियर्ड की दीवार की तरफ खिंच जाएगी। इससे डिस्चार्ज बदल जाता है, माप गलत हो जाता है। इसीलिए वेंट पाइप लगाते हैं ताकि नीचे हवा का दबाव बना रहे। अच्छा, तो अगर हवा कम हो जाए तो क्या होता है? अगर हवा थोड़ी कम हो तो उसे डिप्रेस नैपी कहते हैं। इसमें डिस्चार्ज करीब 6 से 7% बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, ओके। और अगर हवा बिल्कुल ही ना हो, पूरी निकल जाए? तब तो मामला काफी बदल जाता है। उसे कहते हैं चिपकी नैपी या एडहेरिंग नैपी। नीचे एक तरह का वैक्यूम बन जाता है और पानी की चादर दीवार से चिपक कर बहती है। तो डिस्चार्ज का क्या होता है? इस हालत में डिस्चार्ज 25 से 30% तक बढ़ सकता है। क्या बात कर रहे हैं, 25-30% ज्यादा सिर्फ हवा ना होने से? ये तो कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि हवा का दबाव कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए वेंटिलेशन जरूरी है सही माप के लिए। इसका मतलब हेड एच को नापने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा। जरा सी गलती। बिल्कुल, खासकर हेड नापने में। देखिए, आयताकार वियर में अगर हेड एच नापने में मान लीजिए 1% की गलती हुई तो डिस्चार्ज क्यू में 1.5% की गलती होगी। DQQ इज इक्वल टू 1.5 DH। 1.5 गुना सर? हाँ, 10% गलती हेड में तो 15% गलती डिस्चार्ज में। और वी नॉच में? उसमें तो वो पार 5-2 थी। सही पकड़ा, वहां ये असर और भी ज्यादा है, 2.5 गुना। DQQ इज इक्वल टू 2.5 DH। 2.5 गुना? बाप रे। इसका मतलब ये है कि वी नॉच है तो बहुत सटीक, कम बहाव के लिए, पर हेड नापने में जरा सी भी चूक हुई तो डिस्चार्ज की कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये वियर और नॉच सिर्फ पानी रोकने के ढांचे नहीं है, ये तो बड़े सोफिस्टिकेटेड, मतलब उन्नत किस्म के उपकरण हैं पानी का बहाव नापने के लिए। बिल्कुल। इनका आकार, क्रेस्ट का डिजाइन, किनारे कैसे हैं, और हाँ, वो वेंटिलेशन वाली बात, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कितना पानी बह रहा है और हम उसे कितनी सटीकता से नाप पा रहे हैं। सही कहा। वी नॉच कम पानी के लिए सटीक है, ओगी स्पिलवे के लिए बढ़िया है, और वेंटिलेशन न हो तो डिस्चार्ज एकदम से बदल सकता है। ये सब डिजाइन की बारीकियां हैं जो बहुत मायने रखती हैं। वाकई ये सोचना कितना दिलचस्प है कि इन स्ट्रक्चर्स के डिजाइन में छोटे छोटे बदलाव पानी को कंट्रोल करने और उसे नापने की हमारी काबिलियत पर इतना बड़ा असर डाल सकते हैं। खैर, ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में पानी के मैनेजमेंट और उसे मापने की सटीकता में और क्या नए इनोवेशंस या डिजाइन देखने को मिल सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी नमस्कार। आज हम पानी के बहने के एक बहुत आम लेकिन दिलचस्प तरीके पर बात करेंगे, खुले चैनल में प्रवाह। हाँ, जैसे कोई नदी या नहर। बिल्कुल। या फिर बारिश के बाद गली का नाला भी। कभी सोचा है इनमें पानी एक जैसा क्यों नहीं बहता? कहीं एकदम शांत, कहीं बहुत तेज। सही बात है। और हमारे पास जो तकनीकी स्रोत हैं वो इसी क्यों और कैसे को समझने में मदद करते हैं। हाँ, तो आज का मकसद है इन स्रोतों से, मतलब मेन पॉइंट्स निकालकर, इस प्रवाह के पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझना। कोशिश यही रहेगी, बिल्कुल सरल तरीके से। तो सबसे पहले ये साफ करते हैं, खुला चैनल प्रवाह ये पाइप वाले प्रवाह से अलग कैसे है, अगर दोनों में पानी ही तो बह रहा है? देखिए, मुख्य अंतर है हवा का संपर्क और बहने का कारण। खुले चैनल में पानी की जो ऊपरी सतह है वो सीधे हवा यानी वायुमंडलीय दाब के संपर्क में होती है। अच्छा। और ये बहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब चैनल की ढलान की वजह से, जैसे नदी ढलान पर बहती है ना। हाँ। जबकि पाइप में क्या होता है, प्रवाह प्रेशर के अंतर से होता है, जैसे मोटर पानी ऊपर चढ़ाती है। ओके, प्रेशर से। खुले चैनल में आप कह सकते हैं ढलान ही इंजन है। अच्छा, यानी गुरुत्वाकर्षण ही मेन प्लेयर है यहाँ। शायद इसीलिए स्रोतों में फ्राउड संख्या या फ्राउड नंबर का इतना जिक्र है। ये गुरुत्वाकर्षण से कैसे जुड़ा है? एकदम सही पकड़ा। फ्राउड संख्या, जिसे FR कहते हैं, वो दरअसल पानी की जड़ता, मतलब आगे बढ़ने की जो टेंडेंसी है, और गुरुत्वाकर्षण के बीच की खींचतान का एक माप है। खींचतान? हाँ, एक तरह से। जब FR = 1 होता है तो एक संतुलन होता है। इसे कहते हैं क्रांतिक प्रवाह या क्रिटिकल फ्लो। ये खास गहराई, क्रांतिक गहराई YC, और खास वेग, क्रांतिक वेग VC पर होता है। और अगर ये बैलेंस बिगड़े तो, मतलब FR 1 से कम हो या ज्यादा? बिल्कुल। अगर FR 1 से कम है, FR 1, तो समझिए गुरुत्वाकर्षण का असर ज्यादा है।
पानी गहरा होगा YYC और धीमा बहेगा VVC। इसे कहते हैं उपक्रांतिक, सब क्रिटिकल या शांत प्रवाह, जैसे कोई गहरी धीरे बहने वाली नदी। और अगर फ्रॉड 1 से ज्यादा है तो जड़ता हावी है, पानी उथला होगा और तेज बहेगा। ये हुआ अतिक्रांतिक, सुपर क्रिटिकल या तीव्र प्रवाह। जैसे पहाड़ी झरना या कोई तेज ढलान वाला नाला। बिल्कुल वही। तो ये फ्रॉड संख्या देखकर अंदाजा लग सकता है कि पानी शांत बहेगा या तेजी से। हाँ, ये तो बहुत काम की चीज हुई फिर। बिल्कुल। और ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, इंजीनियरिंग डिजाइन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे एक और संख्या भी होती है, रेनॉल्ड संख्या। हाँ, सुना है। वो बताती है प्रवाह कितना स्मूथ है या उथल-पुथल भरा, मतलब लैमिना या टर्बुलेंट। पर खुले चैनल में अक्सर फ्राउड संख्या ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण का खेल बड़ा है। ठीक है, समझा। अच्छा, स्रोतों में वेग वितरण, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात है। क्या पानी पूरे चैनल में एक ही रफ्तार से बहता है? मुझे तो नहीं लगता। सही कहा, बिल्कुल नहीं बहता। पानी जो है वो किनारों और तल पर रगड़ खाता है ना। हाँ, फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन। तो वहां धीमा हो जाता है, वेग लगभग 0। सबसे तेज बहाव मिलता है सतह के थोड़ा सा नीचे, जहां रगड़ का असर कम होता है। दिलचस्प। और औसत वेग अगर निकालना हो तो? औसत वेग वो सतह से लगभग 60% गहराई पर मिलता है। ये एक अंगूठा नियम जैसा है। ठीक है। एक और शब्द बार बार आता है, हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक रेडिया। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, पर क्या ये भी चैनल के आकार से जुड़ा है? हाँ, जुड़ा तो है, पर असल में ये काफी सरल है। हाइड्रोलिक रेडियस M बस पानी के संपर्क वाला एरिया, जिसे गीला क्षेत्र A कहते हैं, और पानी के संपर्क वाली लंबाई मतलब गीली परिधि P का अनुपात है। M = AP। ओके, AP। पर ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है चैनल कितना कुशल है। जितनी कम परिधि होगी, मतलब कम रगड़, उतना ही ज्यादा पानी उसी ढलान पर बह पाएगा। अच्छा, कम रगड़, ज्यादा पानी। हाँ, यानी कम खुदाई या कम मटेरियल में ज्यादा पानी ले जाने की क्षमता। ये सीधा एफिशिएंसी से जुड़ा है। समझ गया। तो ये चैनल डिजाइन की कुशलता से जुड़ा है। इसी से शायद वो सबसे किफायती चैनल सेक्शन की बात आती है। बिल्कुल, किफायती सेक्शन वही है जो दिए गए एरिया के लिए सबसे कम गीली परिधि दे। इससे पानी का बहाव अधिकतम होता है और जाहिर है बनाने में लागत भी कम आती है। तो सबसे बेस्ट आकार कौन सा है? आइडियल आकार तो आधा वृत्त है, सेमी सर्कल, क्योंकि किसी भी दिए गए एरिया के लिए वृत्त की परिधि सबसे कम होती है। पर नहरें वगैरह आदि गोल तो नहीं होती, तो प्रैक्टिकली कौन से आकार बेहतर हैं? सही सवाल। व्यवहारिक रूप से आयताकार चैनल तब सबसे किफायती होता है जब उसकी चौड़ाई गहराई की दुगनी हो, मतलब B = 2H। अच्छा, चौड़ाई = 2 × गहराई। हाँ, और समलंबाकार जो नहरों में बहुत कॉमन है, वो तब सबसे अच्छा होता है जब उसकी तिरछी दीवारें 60 डिग्री का कोण बनाएं। 60 डिग्री। हाँ, और मजे की बात यह है कि इन दोनों सबसे कुशल आकारों में आयताकार और समलंबाकार हाइड्रोलिक त्रिज्या गहराई की आधी निकलती है। M = H2। कमाल है, दोनों में सेम रिजल्ट, M = H2। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति में भी नदियां शायद समय के साथ ऐसे ही अपने लिए सबसे कुशल रास्ते बना लेती होंगी। हो सकता है। अच्छा, अब आखिरी पर मुझे लगता है सबसे नाटकीय चीज, हाइड्रोलिक जंप। ये क्या भला है? अरे, हाइड्रोलिक जंप तो सचमुच देखने लायक घटना है। ये तब होता है जब तेज उथला अतिक्रांतिक प्रवाह, मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो, हाँ, वो तेज वाला। हाँ, वो अचानक से धीमे गहरे उपक्रांतिक प्रवाह, सब क्रिटिकल फ्लो में बदलता है। पानी का स्तर एकदम से उछलता है और खूब उथल-पुथल टर्ब्यूलेंस होती है। ऐसा अचानक क्यों होता है? मतलब जैसे पानी ने एकदम ब्रेक लगा दिया हो। बिल्कुल सही कहा। ये पानी की जो अतिरिक्त काइनेटिक एनर्जी है ना, उसे खत्म करने का एक प्राकृतिक तरीका है। अच्छा, एनर्जी खत्म करने का तरीका। हाँ, वो तेज पानी जब धीमे पानी के रीजन में घुसता है तो भंवर और विक्षोभ पैदा होते हैं। ये उथल-पुथल उसकी काइनेटिक ऊर्जा को गर्मी और ध्वनि में बदल देती है, मतलब डिसिपेट कर देती है। तो ये फायदेमंद है। हाँ, इंजीनियर्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे बांध के नीचे जहां पानी तेजी से गिरता है, वहां जानबूझकर हाइड्रोलिक जंप कराया जाता है, ताकि पानी की ताकत कम हो जाए और वो नीचे की संरचना को नुकसान न पहुंचाए।
वाह, यानी ये उथल-पुथल असल में एक एनर्जी ब्रेकर का काम करती है। बिल्कुल, इसे एनर्जी डिसिपेटर कहते हैं। क्या ये जंप हमेशा एक जैसी होती है या इसके भी प्रकार हैं? नहीं, ये जंप भी फ्राउड संख्या पर निर्भर करती है। अगर FR ज्यादा नहीं है तो ये बस हल्की लहर जैसी हो सकती है, जिसे अंडुलर जंप कहते हैं। ओके, और अगर फ्राउट बहुत ज्यादा है तो जंप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत उथल-पुथल वाली होगी और ज्यादा एनर्जी नष्ट करेगी। इंजीनियर अक्सर एक स्थिर जंप, स्टेडी जंप डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, जो ऊर्जा को प्रभावी ढंग से और बिना ज्यादा परेशानी के कम करें। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो खुले चैनल का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण और ढलान का खेल है। हाँ, फ्राउड संख्या उसकी प्रकृति बताती है, शांत या तीव्र। बिल्कुल हाइड्रोलिक त्रिज्या और किफायती सेक्शन डिजाइन की कुंजी हैं। सही। और हाइड्रोलिक जंप प्रकृति का एनर्जी ब्रेकर है, जिसका हम इंजीनियरिंग में इस्तेमाल भी करते हैं। एकदम सही सार निकाला आपने। और ये सिद्धांत सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी नहरों, नदियों के प्रबंधन और यहाँ तक कि बाढ़ नियंत्रण की बुनियाद है। सही बात है। यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। क्या हाइड्रोलिक जंप जैसी घटनाओं को हम भविष्य में जल प्रबंधन या शायद ऊर्जा उत्पादन के और भी नए और बेहतर तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत संभावनाएं हो सकती हैं। नमस्कार। आज हम इंजीनियरिंग नोट्स के जरिए तरल यांत्रिकी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे कि जब पानी या किसी तरल की तेज धार, जिसे जेट कहते हैं, किसी सतह से टकराती है तो क्या होता है। इसी को जेट का प्रभाव या इम्पैक्ट ऑफ जेट्स कहा जाता है। बिल्कुल। और इन नोट से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस टक्कर से मतलब कितना बल पैदा होता है, कितना काम होता है, और ये सब न्यूटन के नियमों से, खासकर वो जो संवेग सिद्धांत है, मोमेंटम प्रिंसिपल, उससे कैसे जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं इसे। हाँ, तो शुरुआत सबसे सीधी स्थिति से करते हैं। जब जेट एक स्थिर प्लेट से टकराए, मतलब प्लेट रुकी हुई है, और मान लीजिए प्लेट जेट के रास्ते में बिल्कुल सीधी खड़ी है, लंबवत, तो नोट्स कहते हैं कि जेट एक बल लगाएगा, F = ρAv²। ये ρAv² क्या है? हाँ, ये फॉर्मूला बताता है कि बल किन चीजों पर निर्भर है। रो यानी तरल का घनत्व, उसकी डेंसिटी। ए हो गया जेट का एरिया, मतलब वो कितना मोटा है, और वी है जेट की रफ्तार, उसका वेग। और ध्यान दीजिए ये वी का वर्ग है, v²। अच्छा, पर यहाँ एक मजेदार बात यह है कि बल तो लग रहा है, लेकिन काम मतलब वर्क डन 0 है। ऐसा क्यों? सही पकड़ा, काम 0 है क्योंकि कार्य के लिए विस्थापन चाहिए, हरकत। प्लेट तो स्थिर है, हिल ही नहीं रही, तो डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए कार्य भी 0। और अगर प्लेट सीधी ना होकर झुकी हुई हो किसी कोण पर? हाँ, अगर इंक्लाइंड हो तब भी सिद्धांत वही है, बल तो लगेगा, उसके कंपोनेंट होंगे x और y दिशा में, पर प्लेट अभी भी स्थिर है, तो विस्थापन 0, इसलिए कार्य यहां भी 0 ही रहेगा। हाँ, बल का मान थोड़ा बदलेगा, उसमें वो कोण थीटा आ जाएगा, जैसे Fn = ρAv² sin थीटा। ठीक है, ये स्थिर प्लेट वाला मामला समझ आ गया। लेकिन अगर प्लेट खुद भी चल रही हो, गतिशील प्लेट, मान ले जेट की ही दिशा में u रफ्तार से, अब? हाँ, अब चीजें बदलेंगी। अब हमें देखना होगा सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब जेट प्लेट के मुकाबले कितनी तेजी से आ रहा है, जो कि होगा v-u। v-u। अच्छा। हाँ, तो जो बल लगेगा वो अब इस v-u के वर्ग पर निर्भर करेगा। मतलब Fn = ρAv-u²। तो बल अब कम हो गया पहले से, क्योंकि v तो v से कम होगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ा फर्क, अब प्लेट चल रही है, उसमें विस्थापन है, तो अब कार्य भी होगा, और वो कार्य होगा बल गुणा प्लेट का वेग, यानी Fn × u या ρAv-u² × u। समझ गई। तो गतिशील प्लेट पर कार्य होता है, और अगर यही गतिशील प्लेट झुकी हुई हो या क्या कहते हैं वक्राकार, कर्व्ड हो, सिद्धांत वही रहेगा, बल और कार्य दोनों ही सापेक्ष वेग vu और प्लेट के कोण या उसके घुमाव पर निर्भर करेंगे। दरअसल घुमावदार प्लेटें ज्यादा बल पैदा कर सकती हैं क्योंकि वो जेट की दिशा को ज्यादा मोड़ती हैं, और यही चीज टरबाइन के ब्लेड्स में काम आती है। हम जेट की ऊर्जा को घुमाव में बदलकर यांत्रिक कार्य लेते हैं। ये सब सापेक्ष वेग का ही खेल है देखा जाए तो। नोट्स में एक वैन की श्रृंखला का भी जिक्र है, सीरीज ऑफ वेन्स, जैसे किसी पहिए पर बहुत सारे ब्लेड लगे हों। इसमें क्या अलग है?
हाँ, जब बहुत सारे ब्लेड या वेन एक के बाद एक जेट के रास्ते में आते हैं तो हम ये मानते हैं कि जेट का पूरा मास फ्लो रेट मतलब ρAV इस्तेमाल हो रहा है। इस केस में बल का फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। वो होता है Fx बराबर ρAV v-u। ध्यान दीजिए, यहाँ v-u का वर्ग नहीं है। अच्छा, Fx बराबर ρAV v-u। और कार्य फिर वही, बल गुणा प्लेट का वेग। W बराबर Fx इंटू यू, यानी ρAV v-u इंटू यू। और यहीं पर दक्षता मतलब एफिशिएंसी की बात बहुत अहम हो जाती है कि हम जेट की कितनी ऊर्जा को काम में बदल पा रहे हैं। हाँ, और दक्षता को लेकर नोट्स में एक बहुत जरूरी बात बताई गई है ना, अधिकतम दक्षता के बारे में। बिल्कुल सही। नोट्स के मुताबिक इस तरह के सिस्टम में मतलब जहां वेन की श्रृंखला है, अधिकतम दक्षता तब मिलती है जब वेन या ब्लेड का वेग u जेट के वेग v का ठीक आधा हो, मतलब u बराबर v/2। आधा, सिर्फ आधा। हाँ, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस सबसे अच्छी स्थिति में भी जो अधिकतम संभव दक्षता है वो केवल 50% है। सिर्फ 50%, मतलब आधी ऊर्जा तो फिर भी काम में नहीं आई। हाँ, सैद्धांतिक रूप से इस सरल मॉडल में ये एक तरह की सीमा है। टरबाइन डिजाइन करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। नोट्स में एक आखिरी चीज है, रेडियल कर्व्ड वेन। ये क्या है? ये वो वैन है जो घूमते हुए पहिए पर लगे होते हैं और पानी या तरल रेडियली मतलब त्रिज्या की दिशा में बहता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में या कुछ खास तरह के टरबाइन में। यहां मामला थोड़ा और जटिल है क्योंकि वैन खुद घूम रहे हैं, तो पानी जिस रेडियस पर घुसता है R1 और जिससे निकलता है R2 वो अलग हो सकते हैं। इस वजह से पहिए के घूमने के कारण वैन का अपना वेग U भी एंट्री और एग्जिट पर अलग होता है, U1 और U2। तो इससे टॉर्क वगैरह पर असर पड़ता होगा? हाँ बिल्कुल, पहिए पर लगने वाला टॉर्क और उससे होने वाला कार्य इन अलग अलग वेगों U1, U2 और पानी के वेगों पर निर्भर करता है। गणना थोड़ी लंबी हो जाती है। और यहाँ भी ऊर्जा हानि का मुद्दा होगा ही। निश्चित रूप से। आदर्श स्थिति में तो हम मान लेते हैं कि कोई ऊर्जा हानि नहीं हो रही घर्षण वगैरह से। तब किया गया कार्य जेट की गतिज ऊर्जा में बदलाव के बराबर होता है, पर असलियत में हमेशा कुछ न कुछ ऊर्जा नष्ट होती है जिससे वास्तविक दक्षता कम हो जाती है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि जेट का प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि सतह स्थिर है या चल रही है, सीधी है, झुकी है या घुमावदार है। और गणनाओं में घनत्व रो, क्षेत्रफल a, वेग v और खास तौर पर सापेक्ष वेग v-u बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और इन सब के पीछे का जो मूल सिद्धांत है वो है संवेग संरक्षण का नियम, मोमेंटम प्रिंसिपल। बल असल में संवेग परिवर्तन की दर ही तो है, और दक्षता की जो बात हमने की वो दिखाती है कि कैसे इन भौतिकी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम व्यवहारिक मशीनें जैसे टरबाइन बना सकते हैं और उन्हें बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से जुड़ा एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि गतिशील प्लेट पर बल और कार्य सापेक्ष वेग v-u पर निर्भर करते हैं। सोचिए, अगर प्लेट का वेग u बढ़ते बढ़ते ठीक जेट के वेग v के बराबर हो जाए, मतलब u = v, तब हमारे सूत्रों के हिसाब से उस प्लेट पर कितना बल लगेगा और कितना कार्य होगा, इसके क्या व्यवहारिक मायने हो सकते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। आइए आज पंप्स की दुनिया में चलते हैं। हमारे पास द्रव यांत्रिकी से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ये उन मशीनों पर रोशनी डालते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब पंप्स। लेकिन ये पानी सप्लाई से लेकर इंडस्ट्रीज तक हर जगह बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ये स्रोत बताते हैं कि पंप का मूल काम है मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी में बदलना। और फोकस मुख्य रूप से दो तरह के पंप्स पर है। एक तो सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रित पंप, हाँ, और दूसरा रेसिप्रोकेटिंग मतलब प्रत्यागामी पंप। अच्छा, तो आज हम यही समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या खास है और किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप से। तो नाम से ही पता चलता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें घूमने वाला हिस्सा होता है इम्पेलर। इम्पेलर, हाँ। पानी या जो भी द्रव है वो इम्पेलर के सेंटर में मतलब अक्षीय रूप से आता है। ठीक। और तेजी से घूमते हुए इम्पेलर ब्लेड्स
उसे त्रिज्यीय रूप से बाहर फेंकते हैं। इस प्रोसेस में पहले द्रव की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और फिर वो प्रेशर एनर्जी में बदल जाती है। अच्छा, ये पंप्स जाने जाते हैं ज्यादा मात्रा में द्रव भेजने के लिए, हाई डिस्चार्ज। भले ही प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो। हाँ, भले ही हेड मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो, लो हेड। अच्छा, मतलब हाई डिस्चार्ज, लो हेड, और इनकी एफिशिएंसी भी काफी अच्छी बताई गई है, करीब 75 से 88% तक। सही। ये आंकड़े तो काफी जरूरी हैं, खासकर जहां पंप लगातार चलाना हो, बिजली बचाने के लिहाज से भी। बिल्कुल सही कहा। स्रोत इनके वर्गीकरण की भी बात करते हैं। अच्छा, किस आधार पर? जैसे हेड के आधार पे, लो, मीडियम, हाई हेड। स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर, केसिंग के आधार पर, जैसे वॉल्यूट या वॉटेक्स टाइप। हाँ। और इम्पेलर किस टाइप का है, ओपन है, सेमी ओपन या क्लोज्ड। अच्छा, लेकिन एक दिलचस्प बात इम्पेलर के पदार्थ को लेकर है ये इस बात पर निर्भर करता है। कि द्रव कैसा है। मतलब जैसे सादे पानी के लिए कच्चा लोहा, कास्ट आयरन चल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर पानी खारा है तो गन मेटल जरूरी है ताकि जंग ना लगे। गर्म पानी के लिए कास्ट स्टील। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, और हाँ, प्राइमिंग का जिक्र भी आया था, ये क्या होता है? प्राइमिंग? हाँ। प्राइमिंग का मतलब है पंप केसिंग और सक्शन पाइप से हवा को पूरी तरह निकालना। हवा निकालना क्यों? क्योंकि अगर हवा फंसी रह गई, जिसे एयर पॉकेट कहते हैं, तो पंप पानी को ठीक से खींच नहीं पाएगा। अच्छा, या शायद बिल्कुल नहीं खींचेगा। इसलिए पंप चालू करने से पहले उसे पानी से भरना जरूरी होता है। समझ गए। लेकिन एक और शब्द है जो अक्सर सुनने में आता है, कैविटेशन। ये सुनने में थोड़ा खतरनाक लगता है। और ये है भी खतरनाक। कैविटेशन तब होता है जब पंप के अंदर किसी हिस्से में दबाव बहुत कम हो जाता है। कितना कम? इतना कम कि द्रव उबलने लगता है, मतलब उसके वाष्प के बुलबुले बनने लगते हैं, बहुत कम तापमान पर ही। अरे, हाँ, और ये बुलबुले जब आगे बढ़कर ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं तो अचानक फट जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। फट जाते हैं? हाँ, सोचिए जैसे छोटे छोटे विस्फोट हो रहे हों। इससे पंप के अंदरूनी हिस्सों को, खासकर इम्पेलर को, काफी नुकसान पहुंच सकता है। आवाज भी बहुत होती है। बाप रे। तो इससे बचने का क्या तरीका है? मुख्य तरीका है NPSH का ध्यान रखना, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। NPSH? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो पंप के इनलेट पर द्रव का दबाव इतना काफी होना चाहिए कि वो उबलने न लगे। ठीक है। इसे पक्का करने के लिए एक तो पंप को द्रव के सोर्स के ज्यादा करीब रखना चाहिए, मतलब सक्शन हेड कम करना, और दूसरा पाइपलाइन में रुकावटें कम हों। ठीक है, ये तो हुई सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, प्रत्यागामी या रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये कैसे अलग है? ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, फिक्स्ड मात्रा में द्रव को खींचता है और फिर धकेलता है। अच्छा। ये पंप्स प्रेशर बहुत ज्यादा बना सकते हैं, हाई प्रेशर। लेकिन जो फ्लो है वो लगातार नहीं होता, रुक रुक कर आता है, मतलब पल्सेटिंग। अच्छा, पल्सेटिंग फ्लो। हाँ, और मात्रा भी सेंट्रीफ्यूगल के मुकाबले कम होती है। हैंड पंप इसका एक आम उदाहरण हुआ फिर? बिल्कुल, हैंड पंप। और इनमें स्लिप नाम की चीज भी होती है। स्लिप? ये क्या है? स्लिप का मतलब है थ्योरी के हिसाब से पंप को जितना द्रव भेजना चाहिए, हाँ, और असल में वो जितना भेज पाता है, उसका अंतर। आमतौर पर वाल्व वगैरह में थोड़े लीकेज के कारण असल डिस्चार्ज थोड़ा कम होता है। अच्छा। इसे पॉजिटिव स्लिप कहते हैं, लेकिन कभी कभी नेगेटिव स्लिप भी हो सकती है। नेगेटिव स्लिप मतलब उम्मीद से ज्यादा पानी? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है, पर ऐसा तब हो सकता है जब मान लीजिए सक्शन स्ट्रोक के दौरान द्रव का इनर्शिया, मतलब जड़त्व, इतना ज्यादा हो कि वो डिलीवरी वाल्व को थोड़ा खोल दे और कुछ एक्स्ट्रा द्रव सिलेंडर में आ जाए, या डिलीवरी स्ट्रोक शुरू होने से पहले ही कुछ द्रव बाहर निकल जाए। ये नॉर्मल नहीं है, पर हो सकता है। दिलचस्प। अच्छा, और यहाँ एयर वेसल यानी वायु पात्र का भी जिक्र है। स्रोत कहते हैं कि ये बहुत काम के हैं। हाँ, बहुत काम के। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप की एक बड़ी कमी, यानी पल्सेटिंग फ्लो, उसको दूर करने में मदद करते हैं। कैसे? एयर वेसल एक तरह का टैंक होता है जिसमें हवा भरी होती है। ये डिलीवरी पाइप और सक्शन पाइप दोनों तरफ लगाए जा सकते हैं। ठीक है। तो जब पंप द्रव धकेलता है तो कुछ द्रव एयर वेसल में जाकर हवा को दबाता है। अच्छा। और जब पंप का वो स्ट्रोक नहीं होता, मतलब जब वो द्रव नहीं धकेल रहा होता, तब वो दबी हुई हवा उस जमा हुए द्रव को बाहर धकेलती है। अरे वाह, तो फ्लो एक जैसा हो जाता है। हाँ, इससे फ्लो लगभग एक समान स्मूथ हो जाता है। और इससे बिजली भी बचती है, ऐसा सुना है। हाँ, और काफी ज्यादा।
क्योंकि फ्लो एक जैसा होने से पाइप में फ्रिक्शन लॉस और दूसरी हानियां कम हो जाती हैं अच्छा। और पंप को तेजी से चलाना भी संभव हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि सिंगल एक्टिंग पंप में एयर वेसल लगाने से लगभग 84% तक 84%? हाँ 84% और डबल एक्टिंग पंप में करीब 39% तक बिजली बचाई जा सकती है। ये बहुत बड़ी बचत है। वाह, 84% तक! ये तो कमाल की बात है। तो संक्षेप में कहें तो जहां ज्यादा मात्रा में स्मूथ फ्लो चाहिए, वहां सेंट्रीफ्यूजल पंप बेहतर है। बिल्कुल। और जहां बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना है, भले ही फ्लो कम और पल्सेटिंग हो, वहां रेसिप्रोकेटिंग पंप। एकदम सही। सेंट्रीफ्यूगल में मुख्य चिंता है कैविटेशन, हाँ, तो रेसिप्रोकेटिंग में फ्लो का पल्सेशन और कभी-कभी द्रव का सेपरेशन यानी अलगाव, दोनों की अपनी चुनौतियां और अपने फायदे हैं। तो हमने देखा कि पंप चुनना सिर्फ ये देखना नहीं है कि कितना पानी भेजना है और कितना ऊपर, मतलब सिर्फ फ्लो और हेड का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इम्पेलर का मटेरियल, प्राइमिंग की जरूरत है या नहीं, कैविटेशन का खतरा, स्लिप की संभावना, एयर वेसल के फायदे, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि पंप का डिजाइन और जो द्रव हम पंप कर रहे हैं उसके गुण कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, सिर्फ शुरुआती परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक पंप कितनी कुशलता से और बिना किसी समस्या के काम करेगा, सही, यह इन बारीकियों पर बहुत निर्भर करता है। बिल्कुल। ये पहलू कि द्रव की प्रकृति और पंप की सामग्री के बीच का जो इंटरैक्शन है, वो लंबे समय में सिस्टम की दक्षता को कैसे प्रभावित करता है, ये निश्चित रूप से और गहराई से सोचने लायक बात है। तो आज हम टरबाइन की दुनिया में थोड़ा गहराई से जा रहे हैं और हमारा आधार है ये इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक के कुछ हिस्से। टरबाइन मतलब ये कमाल की मशीनें हैं जो पानी जैसे किसी तरल की बहती ऊर्जा को पकड़ती हैं और उसे मैकेनिकल पावर में बदल देती हैं। सोचिए जैसे बांधों में बिजली बनती है। तो हमारा मकसद है इस किताब से काम की बातें समझना। ये काम कैसे करती हैं, कितने तरह की होती हैं, इनकी खास बातें क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो किताब बताती है कि टरबाइनों को कई तरह से मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि पानी जब टरबाइन में घुसता है तो उसमें किस तरह की एनर्जी है। हाँ बिल्कुल, इसमें दो मेन टाइप हैं। पहली है इम्पल्स टर्बाइन। ये सिर्फ पानी की स्पीड मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं, जैसे पेल्टन व्हील वो इसका बढ़िया उदाहरण है। और दूसरी है रिएक्शन टर्बाइन। अच्छा, रिएक्शन वाली। हाँ, रिएक्शन टर्बाइन पानी की स्पीड और उसका प्रेशर मतलब काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी दोनों यूज करती हैं। फ्रांसिस टर्बाइन, कपलान टर्बाइन ये सब इसी में आती हैं। अच्छा, तो एक तरह से एक सिर्फ पानी के धक्के से चलती है, हाँ। है ना, और दूसरी धक्के और पानी के प्रेशर दोनों से। और पानी किस दिशा से बह रहा है उससे भी फर्क पड़ता है क्या? हाँ, वो भी एक जरूरी क्लासिफिकेशन है। पानी का फ्लो टेंजेंशियल हो सकता है, मतलब पहिए को छूता हुआ जैसे पेल्टन में होता है, या रेडियल हो सकता है, केंद्र की तरफ या बाहर की तरफ। पुरानी फ्रांसिस टर्बाइन ऐसी होती थी। फिर एक्सियल फ्लो होता है, मतलब शाफ्ट के पैरेलल। कपलान टर्बाइन में ऐसा होता है। और एक मिक्स्ड फ्लो भी होता है। मिक्स्ड फ्लो वो कैसा? उसमें पानी रेडियली अंदर आता है और एक्सियली बाहर निकलता है। हाँ। आजकल की जो फ्रांसिस टर्बाइन है वो अक्सर ऐसी होती हैं। और एक चीज जो बार बार आती है वो है हेड, मतलब पानी की ऊंचाई। किताब कहती है कि अगर हेड बहुत ऊंचा है, 300 मीटर से भी ज्यादा, तो पेल्टन सही है। और अगर मीडियम है, समझिए 60 से 300 मीटर, तो फ्रांसिस। और कम हेड मतलब 10 से 60 मीटर तो कपलान। ऐसा क्यों है? ये असल में टर्बाइन के डिजाइन पर निर्भर करता है। देखिए, हेड जितना ज्यादा होगा, पानी का प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने के लिए पेल्टन की जो बाल्टियां होती हैं वो ज्यादा मजबूत और सही होती हैं। और जहां हेड कम है वहां प्रेशर तो कम होता है, लेकिन पानी का फ्लो रेट मतलब उसकी मात्रा ज्यादा हो सकती है। तो उसके लिए फ्रांसिस और कपलान के ब्लेड का डिजाइन बेहतर काम करता है। चलिए पेल्टन व्हील पर थोड़ी और बात करते हैं। आपने कहा हाई हेड और पानी कम। इसकी बनावट में क्या खास बात है? इसकी खासियत है वो रनर, जिस पर कप या बाल्टी जैसी शेप बनी होती है। पानी की एक या कभी-कभी ज्यादा तेज धार, जिसे जेट कहते हैं, इन बाल्टियों से टकराती है और पहिए को घुमाती है। और हाँ, इसकी सबसे अच्छी एफिशिएंसी मतलब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी तब होती है जब वो बाल्टी की स्पीड जेट की आधी हो। हाँ, लगभग आधी। और क्योंकि ये हवा में मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम करती है, तो इसे आमतौर पर ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती।
अच्छा, तो ये काफी सीधी सादी और असरदार है ऊंचे हेड के लिए। लेकिन अगर हेड मीडियम हो और पानी भी ठीक ठाक हो, तब फ्रांसिस टरबाइन, ये एक रिएक्शन टरबाइन है ना? सही कहा, बिल्कुल। फ्रांसिस टरबाइन पूरी तरह बंद होती है एक केसिंग के अंदर और पानी से भरी रहती है। ये पानी के प्रेशर और स्पीड दोनों का इस्तेमाल करती है। इसीलिए इसे आउटलेट पर एक खास पाइप की जरूरत होती है, जिसे ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब क्या करती है कि आउटलेट पर प्रेशर कम कर देती है, जिससे टरबाइन को ज्यादा पावर मिलती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। किताब के हिसाब से करीब 88% तक एफिशिएंसी हो सकती है इसकी। और सबसे कम हेड वाली स्थिति, जैसे 10-60 मीटर, लेकिन पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो। उस केस में कपलान टरबाइन बेस्ट है। ये एक एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसके ब्लेड एडजस्टेबल होते हैं। एडजस्टेबल ब्लेड मतलब पानी का फ्लो कम हो या ज्यादा, उसके हिसाब से ब्लेड का एंगल बदला जा सकता है। इससे ये अलग अलग लोड पर भी बहुत एफिशिएंट रहती है। करीब 90% तक एफिशिएंसी पहुंच सकती है। आपने ड्राफ्ट ट्यूब का जिक्र किया, ये फ्रांसिस और कपलान मतलब रिएक्शन टरबाइनों के लिए जरूरी है। ये है क्या चीज और करती क्या है, जरा और बताएंगे? जरूर। ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली एक पाइप है जो टरबाइन के रनर के आउटलेट से शुरू होती है और धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है जहां तक पानी बाहर निकलता है, यानी टेल रेस तक। इसके दो मेन काम है। पहला, जो पानी तेजी से बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी को ये प्रेशर एनर्जी में बदल देती है। इससे एनर्जी वेस्ट नहीं होती। और दूसरा, ये रनर के आउटलेट पर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम कर देती है। ओ, इससे क्या फायदा? इससे टरबाइन पर लगने वाला टोटल हेड बढ़ जाता है। मतलब पानी ज्यादा जोर से काम करता है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। जो कॉनिकल शेप की ड्राफ्ट ट्यूब होती हैं वो तो 90% तक एफिशिएंट हो सकती हैं। वाह, ये तो बड़ा स्मार्ट डिजाइन है। लेकिन क्या इन मशीनों को चलाने में कुछ मुश्किलें भी आती हैं? हाँ, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कैविटेशन। कैविटेशन, ये क्या होता है? कैविटेशन तब होता है जब पानी बहते हुए किसी जगह पर उसका प्रेशर बहुत कम हो जाए, इतना कम कि वो अपने वेपर प्रेशर से भी नीचे चला जाए। मतलब पानी उबलने लगे बिना गर्म हुए? हाँ, एक तरह से पानी में भाप के छोटे छोटे बुलबुले बनने लगते हैं और जब ये बुलबुले आगे बढ़ते हैं और किसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां प्रेशर फिर से ज्यादा है, तो वो अचानक से फट जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। और फटने से? ये सुनने में तो ठीक नहीं लग रहा। हाँ, ये फटना बहुत जोरदार होता है माइक्रो लेवल पर। इससे छोटी छोटी शॉक वेव निकलती हैं जो टरबाइन के ब्लेड की मेटल सरफेस पर टकराती हैं और धीरे धीरे मेटल को इरोड कर देती हैं, उसमें गड्ढे बना देती हैं। इसे पिटिंग कहते हैं। बाप रे, तो इससे तो टरबाइन खराब हो जाएगी। बिल्कुल, ना सिर्फ ब्लेड खराब होते हैं बल्कि शोर भी बहुत होता है और टरबाइन की एफिशिएंसी भी गिर जाती है। इसको रोकने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे टरबाइन को पानी के लेवल टेल रेस से थोड़ा नीचे इंस्टॉल करना और ब्लेड की सरफेस को बहुत स्मूथ रखना। कभी कभी तो स्टेनलेस स्टील जैसी खास कोटिंग भी करते हैं। समझ गई। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल। हाँ। इतने सारे टाइप हैं, पेल्टन, फ्रांसिस, कपलान, तो कोई इंजीनियर कैसे तय करता है कि किसी बांध के लिए या किसी जगह के लिए कौन सी टरबाइन लगानी है? इसके लिए एक बहुत ही जरूरी पैरामीटर है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड? हाँ, स्पेसिफिक स्पीड। ये एक डायमेंशनलेस नंबर है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये नंबर टरबाइन के डिजाइन को बताता है और ये हमें मदद करता है ये समझने में कि किसी दिए हुए हेड और फ्लो रेट के लिए कौन सी टरबाइन सबसे एफिशिएंटली काम करेगी और कितनी तेजी से घूमेगी। तो आप अलग अलग टरबाइनों की स्पेसिफिक स्पीड की तुलना करके चुन सकते हैं। जैसे कम स्पेसिफिक स्पीड वाली टरबाइन पेल्टन, वो हाई हेड और कम फ्लो के लिए अच्छी है, और जिसकी स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा है जैसे कापलान, वो कम हेड और ज्यादा फ्लो के लिए। तो कुल मिलाकर इस टेक्स्ट बुक से ये तो साफ है कि टरबाइन सिर्फ पानी के पहिए नहीं है, ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत उन्नत इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं जिन्हें बहुत खास ऑपरेटिंग कंडीशंस के लिए डिजाइन किया जाता है। बिल्कुल सही कहा। सही टरबाइन चुनना एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। आपको हेड, फ्लो रेट, स्पीड, लागत, एफिशिएंसी और कैविटेशन जैसी दिक्कतों से बचाव, इन सबको देखना पड़ता है। और इसी सही चुनाव से मैक्सिमम एफिशिएंसी और टरबाइन की लंबी उम्र पक्की होती है। आज के इस पूरे बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमने देखा कि इन टरबाइनों की एफिशिएंसी, मतलब दक्षता, 90% से भी ज्यादा हो सकती है। ये तो बहुत अच्छा है,
लेकिन क्या एनर्जी को बदलने की कोई ऊपरी सीमा है? मतलब फिजिक्स के हिसाब से क्या हम कभी 100% एफिशिएंसी तक पहुंच सकते हैं, या थर्मोडायनामिक्स के नियम हमेशा कुछ ना कुछ लॉस करवाते ही रहेंगे? इस पर सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम मिले कुछ नोट्स के आधार पर द्रव यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स के एक बड़े दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये है सीमा परत सिद्धांत या बाउंड्री लेयर थ्योरी। हाँ। हमारा मकसद है इस बुनियादी विचार को समझना जिसे 1904 में एल प्रांटल ने पेश किया था। सही। तो असल में होता क्या है, जब कोई असली तरल पदार्थ जैसे मान लो हवा या पानी किसी ठोस सतह पर बहता है, जैसे हवाई जहाज का पंख हो या पाइप की अंदरूनी दीवार। हाँ, तो होता ये है कि सतह के एकदम पास एक बहुत पतली सी परत बन जाती है। पतली परत? हाँ, बहुत पतली। और इसमें तरल का वेग मतलब वेलोसिटी बड़ी तेजी से बदलती है। सतह पर शून्य से शुरू होकर वो मुख्य प्रवाह के वेग तक पहुंचती है। अच्छा। और इसी परत में सारा खेल होता है, खासकर अपरूपण प्रतिबल, शियर स्ट्रेस का। ठीक है, तो चलो इसी परत की गहराइयों में उतरते हैं आज। बिल्कुल। देखो, सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि ये जो सीमा परतें हैं, ये सिर्फ वास्तविक तरल पदार्थों में बनती हैं। वास्तविक मतलब जिनमें श्यानता हो। हाँ, जिनमें विस्कोसिटी होती है, वो गाढ़ापन जो तरल को बहने से रोकता है ना? हाँ हाँ। आदर्श तरल पदार्थों में जिनमें हम मानते हैं कि कोई श्यानता नहीं है, ये परतें नहीं बनती, और इसकी जड़ है नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन। ये सुनने में तो सीधा लगता है कि सतह पर वेग शून्य होगा, पर ये होता क्यों है? क्या मतलब अणु चिपक जाते हैं सतह से? हाँ, आप ऐसा समझ सकती हैं बिल्कुल। सतह के अणु तरल के उन अणुओं को जो बिल्कुल उनके संपर्क में है अपनी तरफ खींच कर रखते हैं, उनकी गति को लगभग शून्य कर देते हैं। अच्छा, आणविक स्तर का खिंचाव। हाँ बिल्कुल। और इसी शून्य वेग से शुरू होकर फिर श्यानता के कारण परत दर परत वेग बढ़ता जाता है, जब तक कि वो मुख्य धारा के वेग तक न पहुंच जाए। समझ गया। तो ये परत हमेशा एक जैसी नहीं रहती होगी। मैंने सुना है कि इसमें प्रवाह अस्थिर मतलब अनस्टेडी या घूर्णी रोटेशनल, हाँ हाँ। यहाँ तक कि संपीड्य कंप्रेसिबल भी हो सकता है। हाँ, ये सब मुमकिन है बिल्कुल, खासकर जब प्रवाह बहुत तेज हो। लेकिन जो सबसे मुख्य कारक है, जो इसे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वो श्यानता ही है। श्यानता, ठीक है। और देखो, इस परत की मोटाई भी कई बातों पर निर्भर करती है। जैसे आप सतह पर कितना आगे बढ़ चुके हैं। मतलब शुरुआत से जितनी ज्यादा दूरी होगी, परत उतनी मोटी होती जाएगी। क्यों? उसे ज्यादा वक्त मिलता है घर्षण के लिए? हाँ बिल्कुल, घर्षण को काम करने का ज्यादा मौका मिलता है, तो वो परत मोटी होती जाती है। और आने वाले प्रवाह के वेग का क्या असर होता है? अगर बहुत तेज हो तो परत मोटी होगी? नहीं, उल्टा होता है। उल्टा? हाँ। अच्छा। अगर मुख्य धारा का वेग ज्यादा है तो परत पतली हो जाती है। आप सोचिए, तेज प्रवाह के पास ज्यादा एनर्जी होती है एक तरह से, जो उसे सतह के ज्यादा करीब रखती है। दिलचस्प। और हाँ, ज्यादा शांता मतलब ज्यादा गाढ़ापन, तो मतलब मोटी परत। ये तो सीधी बात है। हाँ, ये तो समझ आता है। और सतह का खुरदरापन भी इसे प्रभावित करता है। खुरदरी सतह पर परत ज्यादा मोटी हो सकती है और जल्दी विक्षुब्ध भी। और यहीं पर रेनॉल्ड्स संख्या, रेनॉल्ड्स नंबर, उसका महत्व समझ आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे तय करता है कि प्रवाह शांत लैमिनार रहेगा या उथल पुथल भरा टर्बुलेंट? देख, रेनॉल्ड्स संख्या असल में तरल के जड़त्व बलों मतलब इनर्शिया फोर्सेस और श्यान बलों विस्कस फोर्सेस का अनुपात है। अनुपात, ओके। जब ये संख्या कम होती है, आमतौर पर एक सपाट प्लेट के लिए हम कहते हैं 5 लाख से कम, तो श्यानता हावी रहती है और प्रवाह परतों में बहता है, मतलब लैमिनार, बिल्कुल शांत। हाँ, लेकिन जब ये संख्या बढ़ जाती है तो जड़त्व बल शांता पर भारी पड़ते हैं और प्रवाह में भंवर बनने लगते हैं। वो विक्षुब्ध या टर्बुलेंट हो जाता है। और ये जानना जरूरी है क्योंकि विक्षुब्ध प्रवाह में कर्षण, ड्रैग काफी बढ़ जाता है, ऊर्जा का नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा, आपने मोटाई की बात की, पर नोट्स में तो डेल्टा, डेल्टा स्टार और थीटा जैसी कई मोटाइयों का जिक्र था। ये अलग अलग क्यों है? मतलब एक मोटाई काफी नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, डेल्टा जो है वो तो सीधी सादी मोटाई है, जहां वेग मुख्य धारा के वेग का 99% हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताती। जो विस्थापन मोटाई है,
डेल्टा स्टार, वो हमें ये बताती है कि ये जो धीमी गति वाली सीमा परत है उसने मुख्य प्रवाह को सतह से कितना बाहर धकेल दिया है। बाहर धकेल दिया जैसे सोचिए, सड़क पर एक धीमी लेन की वजह से बाकी ट्रैफिक को थोड़ा बाहर खिसकना पड़ता है ना। हाँ, समझ गया। हाँ, बस वैसे ही ये उस विस्थापन का माप है। और संवेग मोटाई थीटा? संवेग मोटाई थीटा ये दर्शाती है कि सीमा परत की वजह से प्रवाह के कुल संवेग यानी मोमेंटम में कितनी कमी आई है। अच्छा। उसी धीमी लेन वाली मिसाल लें तो उसकी वजह से पूरी ट्रैफिक की औसत ताकत या मोमेंटम कितना कम हो गया। तो ये अलग अलग मोटाइयां परत के अलग अलग प्रभावों को मापती हैं। प्रवाह दर पर असर, संवेग पर असर। तो ये सिर्फ थियरी नहीं है, इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। हाँ बिल्कुल, इनसे ड्रैग फोर्स वगैरह की गणना करने में मदद मिलती है। एक और दिलचस्प बात नोट्स में थी कि विक्षुब्ध प्रवाह में भी अगर सतह चिकनी है तो उसके बिल्कुल पास एक बहुत पतली स्तरीय उपपरत लैमिना सबलेयर होती है। ये कैसे? मतलब ऊपर सब उथल-पुथल है और नीचे शांति? हाँ, ये काफी रोचक है। देखो, सतह के बिल्कुल करीब वेग इतना कम होता है और दीवार का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वहां विक्षोभ, टर्बुलेंस टिक ही नहीं पाता। अच्छा। तो वहां एक बहुत पतली सी परत में प्रवाह लैमिनार ही बना रहता है, चाहे उसके ठीक ऊपर सब कुछ उथल-पुथल क्यों ना हो रहा हो। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, सीमा परत का पृथक्करण यानी सेपरेशन। हाँ, सेपरेशन। नोट्स कहते हैं ये प्रतिकूल दबाव प्रवणता की वजह से होता है। ये क्या भला है प्रतिकूल दबाव प्रवणता? प्रतिकूल दबाव प्रवणता का सीधा सा मतलब है कि प्रवाह की दिशा में आगे बढ़ने पर दबाव घटने के बजाय बढ़ने लगता है। मतलब dP/dx पॉजिटिव हो जाता है। दबाव बढ़ने लगता है आगे जाने पर? हाँ, सोचिए जैसे पानी को पहाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जा रही हो। ठीक है। अब देखो, सतह के पास तरल की गतिज ऊर्जा तो पहले ही कम होती है श्यानता के कारण। हाँ, तो धीमी होती है। और जब उसे इस बढ़ते दबाव के खिलाफ भी जाना पड़ता है तो उसकी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो रुक जाता है और कई बार तो पीछे की तरफ बहने लगता है। पीछे बहने लगता है। हाँ, इसी को पृथक्करण या सेपरेशन कहते हैं। परत सतह से उखड़ जाती है, कह सकते हैं। और इसके नतीजे, मतलब ये चिंता की बात क्यों है? नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जैसे हवाई जहाज के पंख पर अगर सेपरेशन हो जाए तो लिफ्ट एकदम से कम हो जाता है, जिसे स्टॉल कहते हैं, और ड्रैग बहुत बढ़ जाता है। स्ट्रॉल, हाँ सुना है। हाँ, और पाइप या डिफ्यूजर में सेपरेशन से प्रवाह क्षमता घट जाती है, ऊर्जा का नुकसान होता है। तो इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो इसे नियंत्रित कैसे करते हैं फिर? क्या तरीके हैं? कई तरीके आजमाए जाते हैं। एक तो है वस्तु की आकृति को ही ऐसा बनाना, सुव्यवस्थित, स्ट्रीमलाइन करना, जैसे मछली या चिड़िया का आकार होता है ना। हाँ। ताकि दबाव धीरे धीरे बढ़े और प्रवाह जुड़ा रहे। दूसरा, सतह पर छोटे छेद करके सीमा परत के धीमे तरल को चूस लेना, इसे सक्शन कहते हैं। चूस लेना, अच्छा। हाँ, या फिर तीसरा, बाहर से तेज हवा फूंककर, इसे ब्लोइंग कहते हैं, परत में अतिरिक्त ऊर्जा डालना ताकि वो बढ़ते दबाव का सामना कर सके। ब्लोइंग, ओके। इन सब का मकसद एक ही है, प्रवाह को सतह से चिपकाए रखना, सेपरेशन को रोकना या कम करना। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो सीमा परत सतह के पास बस एक पतली सी जगह है, लेकिन ये तरल प्रवाह के व्यवहार पर एक तरह से राज करती है। यही शांता का असली खेल होता है। हाँ। और यही तय करती है कि किसी वस्तु पर कितना कर्षण यानी ड्रैग लगेगा और प्रवाह का पूरा पैटर्न कैसा होगा। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। नोट्स में ब्लेसियस के प्रयोगात्मक परिणामों और वॉन कार्मिन के संवेग समाकल समीकरण का जिक्र है। हाँ, क्लासिक काम है वो। ये वो गणितीय औजार हैं जिनसे इंजीनियर लैमिनार और टर्बुलेंट प्रवाह में सीमा परत की मोटाई और ड्रैग जैसी चीजों की गणना करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक इंजीनियर इन समीकरणों का इस्तेमाल करके किसी हवाई जहाज के पंख या शायद टरबाइन ब्लेड के डिजाइन को और बेहतर कैसे बना सकता है। हाँ, मतलब कैसे वो कम ईंधन खाए या ज्यादा कुशल हो। सही। ये सिद्धांत कैसे कागज से निकलकर असल दुनिया की मशीनों को आकार देते हैं, ये सोचने लायक बात है। बिल्कुल। नमस्कार, आज हम सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। ये है विमीय विश्लेषण यानी डिमेंशनल एनालिसिस। जी। ये एक तरीका है जिससे भौतिक राशियों को
उनकी जो मूल इकाइयां हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय यानी MLT, उसमें समझ सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं थ्योरी नहीं है, असल इंजीनियरिंग में इसके बहुत काम है। 2 मुख्य उपयोग हैं इसके। एक तो समीकरणों की जांच करना, मतलब वो ठीक है या नहीं, इसे आयामी समरूपता कहते हैं। अच्छा। और दूसरा मॉडल टेस्टिंग, यानी बड़ी चीजों के छोटे मॉडल बनाकर उन्हें टेस्ट करना। तो मतलब गणित सही है ये देखना और फिर असलियत में बनाने से पहले एक छोटा रूप जांच लेना। एग्जैक्टली। चलिए फिर इस हैंडबुक के साथ इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये समीकरणों की जांच ये कैसे होती है? स्रोत में 2 तरीकों का नाम है, रेले विधि और बकिंघम पाई प्रमेय। हाँ, देखिए रेले विधि सीधी है। जब आपके पास चर कम हो, मतलब वेरिएबल्स 3 या 4, तब आप सीधे समीकरण के दोनों तरफ की विमाएं, डायमेंशंस मिला लेते हैं। ठीक है। लेकिन जब चीजें थोड़ी पेचीदा हों, वेरिएबल्स ज्यादा हों, तब बकिंघम पाई प्रमेय काम आता है। अच्छा, ये कैसे अलग है? ये क्या करता है? ये विमाहीन समूह बनाता है जिन्हें पाई टर्म्स कहते हैं। इनकी संख्या होती है m-n, जहां m है कुल चरों की संख्या और n मूल विमाओं की। ये ज्यादा जटिल संबंधों को समझने का एक बहुत व्यवस्थित तरीका है। अगर विमाएं मेल नहीं खाती, मतलब समीकरण में ही कुछ गड़बड़ है। समझ गए। तो ये पहला कदम हो गया, समीकरण पक्का करना। अब आते हैं दूसरे उपयोग पर, मॉडल टेस्टिंग। ये तो सुनने में ही काफी रोमांचक है। मतलब हम किसी विशाल बांध या शायद हवाई जहाज का व्यवहार एक छोटे मॉडल से पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। असली चीज को कहते हैं प्रोटोटाइप और उसके छोटे रूप को मॉडल। अच्छा। ये मॉडल भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं अविकृत, अनडिस्टॉर्टेड। हाँ, मतलब जो ज्यामितीय रूप से बिल्कुल प्रोटोटाइप जैसे ही हों, बस स्केल छोटा हो, जैसे टरबाइन या पंप के मॉडल। ठीक है। और दूसरे होते हैं विकृत या डिस्टॉर्टेड। इनमें ज्यामितीय पैमाना हर दिशा में एक जैसा नहीं होता। जैसे किसी नदी का मॉडल बना रहे हैं तो शायद उसकी चौड़ाई की तुलना में गहराई को ज्यादा बड़े स्केल पर दिखाएंगे। ओह, ऐसा क्यों? ताकि पानी के बहाव की कुछ खास चीजें, जैसे गहराई का असर, ज्यादा साफ दिखे छोटे मॉडल में भी। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात हुई। लेकिन सिर्फ आकार छोटा कर देने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? मॉडल का व्यवहार भी तो असल चीज जैसा होना चाहिए। स्रोत में 3 तरह की समरूपता यानी सिमिलैरिटी की बात कही गई है। एकदम सही कहा। सिर्फ दिखने में एक जैसा होना काफी नहीं है। पहली है ज्यामितीय समरूपता, मतलब आकार और रूप एक जैसा हो, स्केल भले ही अलग हो। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरी है गतिज समरूपता, किनेमैटिक सिमिलैरिटी। इसका मतलब है कि मॉडल और प्रोटोटाइप में तरल के बहाव का जो पैटर्न है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अनुपात, वो समान हो। अच्छा, और तीसरी जो सबसे जरूरी बताई गई है? हाँ, वो है गतिशील समरूपता, डायनामिक सिमिलैरिटी। इसका मतलब है कि मॉडल और प्रोटोटाइप पर लगने वाले जो अलग अलग बल हैं, फोर्सेस, उनका अनुपात समान होना चाहिए संगत बिंदुओं पर। बल? कौन कौन से बल? हाँ, यही सबसे अहम है। स्रोत में कई बलों का जिक्र है जो तरल प्रवाह में मायने रखते हैं, जैसे जड़त्व बल यानी इनर्शिया फोर्स, गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी फोर्स, और दाब बल, प्रेशर फोर्स, श्यान बल, विस्कस फोर्स, पृष्ठ तनाव बल, सरफेस टेंशन फोर्स और प्रत्यास्थ बल, इलास्टिक फोर्स। बाप रे, इतने सारे बल! हाँ, पर हर समस्या में ये सारे बल एक साथ महत्वपूर्ण नहीं होते। आमतौर पर कुछ बल ज्यादा प्रभावी होते हैं दूसरों के मुकाबले। और स्रोत कहता है कि इन्हीं बलों के अनुपात से वो जानी मानी विमाहीन संख्याएं, डायमेंशनलेस नंबर्स बनती हैं, जैसे रेनॉल्ड्स संख्या। बिल्कुल सही, यही इन संख्याओं की खूबी है। ये अलग अलग बलों के आपेक्षिक महत्व को बताती हैं। जैसे आपने कहा, रेनॉल्ड्स संख्या RE, ये जड़त्व बल और श्यान बल का अनुपात है। हाँ। ये बताता है कि प्रवाह लेमिनार होगा या टर्बुलेंट, पाइप फ्लो या पनडुब्बी के आसपास प्रवाह, इन सब में ये बहुत जरूरी है। अच्छा। और फ्राउड संख्या FR? वो जड़त्व और गुरुत्व बलों का अनुपात है ना? जी हाँ। ये खुली नहरों में बहाव, नदियों में बांध के ऊपर से पानी का गिरना, जहाजों के मॉडल की टेस्टिंग, इन सब में फ्राउड संख्या महत्वपूर्ण है। और एक मैक संख्या भी है, M? ये तो रफ्तार से जुड़ी है। हाँ, मैक संख्या जड़त्व और प्रत्यास्थ बलों का अनुपात है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब तरल की संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि बहुत तेज रफ्तार पर रॉकेट, मिसाइल। बिल्कुल, हवाई जहाजों की टेस्टिंग, मिसाइल, रॉकेट, इन सब में मैक संख्या देखी जाती है। स्रोत बताता है कि मैक संख्या 1 से कम हो तो सबसोनिक, 1 हो तो सोनिक,
1 से ज्यादा तो सुपरसोनिक और 6 से ज्यादा तो हाइपरसोनिक। सही, ये अलग अलग प्रवाह व्यवस्थाओं को परिभाषित करता है। स्रोत में 2 और संख्याओं का जिक्र है, यूलर संख्या U जो दाब बलों से जुड़ी है और वेबर संख्या V जो पृष्ठ तनाव से है। अच्छा, ये कहाँ काम आती हैं? यूलर संख्या कैविटेशन जैसी समस्याओं में प्रासंगिक है और वेबर संख्या जहां पृष्ठ तनाव का प्रभाव ज्यादा हो, जैसे बहुत पतली ट्यूब में प्रवाह या बूंदों का बनना। तो ये सारी विमाहीन संख्याएं असल में हमें अलग-अलग स्थितियों में कौन सा बल ज्यादा हावी है, ये समझने में मदद करती हैं। बिल्कुल, और इसी आधार पर मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच समानता स्थापित की जाती है। स्रोत में ड्रैग और लिफ्ट बलों का भी जिक्र है। हाँ, जब कोई वस्तु किसी तरल में चलती है तो उस पर तरल द्वारा बल लगता है। जो बल प्रवाह की दिशा में लगता है वो ड्रैग है, यानी प्रतिरोध। और जो प्रवाह की दिशा के लंबवत लगता है वो लिफ्ट है, जैसे हवाई जहाज के पंख पर। सही, और इनका मान वस्तु के आकार, उसकी स्थिति और प्रवाह की गति पर निर्भर करता है। अच्छा, स्रोत में एक और बड़े मजेदार प्रभाव का जिक्र है, मैग्नस प्रभाव। मैग्नस प्रभाव, ये क्या है? जब कोई घूमती हुई चीज जैसे कोई सिलेंडर या गेंद किसी तरल प्रवाह में रखी जाती है तो उस पर एक लिफ्ट बल लगता है ऊपर की तरफ। अच्छा, घूमने की वजह से? हाँ, आपने क्रिकेट या टेनिस में गेंद को स्विंग या स्पिन होते देखा है? हाँ, बिल्कुल। वो इसी मैग्नस प्रभाव का नतीजा है। हवा में घूमती गेंद पर लिफ्ट लगता है जिससे उसका रास्ता बदल जाता है। अरे वाह, ये तो इंजीनियरिंग से निकलकर खेल तक पहुंच गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये सिद्धांत कितने व्यापक हैं। वाकई। तो संक्षेप में कहें तो ये विमीय विश्लेषण और मॉडल टेस्टिंग ये सिर्फ इंजीनियरिंग की गणनाओं को आसान नहीं बनाते, बल्कि ये हमें बहुत बड़ी और जटिल चीजों को छोटे पैमाने पर समझने और उनका व्यवहार जानने का एक शक्तिशाली तरीका देते हैं। ये तो कमाल का नजरिया है। बिल्कुल, ये सिर्फ समीकरणों और मॉडल्स के बारे में नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक तरीका है। ये समझने का कि कैसे अलग अलग पैमाने पर चीजें काम करती हैं, कैसे विभिन्न बल एक दूसरे के सापेक्ष काम करते हैं, और हम जटिल सिस्टम को समझने के लिए स्केलिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो अंत में सोचने वाली बात ये हो सकती है कि सोचने वाली बात यह है कि क्या स्केलिंग और अनुपातों का ये सिद्धांत जो इंजीनियरिंग में इतना कारगर है, क्या ये इंजीनियरिंग के बाहर भी लागू हो सकता है? शायद जैविक प्रणालियों में या सामाजिक घटनाओं को समझने में भी। दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना होगा।